शिक्षा हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा देखोगे जो क्रिएट किया गया है, जो बनाया गया है, उसमें राष्ट्रवाद की चाशनी है, उसमें मुसलमानों के खिलाफ वातावरण है। एक जो बच्चा जो है जिसने कभी मुस्लिम को देखा नहीं, वो जन्म से 2-3-4 साल के होता है, मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, तीसरी क्लास में, दूसरी जमात में मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के बारे में बात करती है। कैसे करते हैं प्राइवेट स्कूल में, कैसे करेंगे? उसने तो देखा नहीं। तो ऐसा वातावरण, एक ऐसा दुश्मन खड़ा करके रखो। ये वही तरीका जो फासिस्ट जो जर्मनी के अंदर विकसित हुआ, हिटलर, जिसने जो है एक कौम को खत्म करने का पूरा जो क्या क्या हुआ, उसमें कभी आप इतिहास में क्लास लीजिए तब समझिए उस बात को। बेसिकली ये कारपोरेट जमात जब संकट में आती है, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी है क्योंकि रोजगार नहीं है, उस पर आप ज्यादा बात करोगे, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। रोजगार खत्म हो रही है, यह केवल हरियाणा हिंदुस्तान का मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो लूट का तंत्र है 90 के बाद जो शुरू हुआ है, खासकर जो दुनिया का, हमारे देश का जो जन कल्याणकारी चरित्र था, जो हमारा संविधान था, उसने कहा कि देश जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हमारे संविधान को समर्पित करते हैं, किसको? अपने आप को, यह कहा। और उसमें जन कल्याणकारी चरित्र, जिसमें सरकारी क्षेत्र के अंदर जो विकास किया गया, लोगों का विकास सर्वोपरि होगा, यह हमारे संविधान में लिखा है। आज उस तमाम अवधारणाओं को खत्म किया जा रहा है। सब कुछ प्राइवेट करो, सब कुछ खत्म करो, सब कुछ पूंजी के लिए लेके आओ, तो रोजगार का संकट है। तो इसलिए इस हालात में ये सांप्रदायिकता, ये वैसे नहीं जो कम्युनिज्म जो बोलते हैं, और ये उसको लेके हमारे दिमागों में ये जो सोशल मीडिया, जो मीडिया, सारे के सारे अकेले अंबानी के 36 चैनल है, न्यूज चैनल 36, ये जो हम टीवी में देखते हैं, या जो हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप तो हमारा, फेसबुक हमारा है, हमारा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे मालिक अमेरिका में बैठे हुए हैं, सिलिकॉन वैली में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स। आपको ये भी याद, रिसेंटली याद होगा, जो ट्विटर का जो मुख्य फाउंडर, जो सबसे बड़ा खरबपति है, उसने क्या कहा कि ट्रंप को जिताओ। अमेरिका में भी मध्यावधि चुनाव है, उसने कहा ट्रंप को जिताओ। ट्रंप कौन है? पूंजीपतियों का प्रतिनिधि है वहां। तो वो अपने हिसाब से किस खबर को आगे बढ़ाएंगे, किसको करेंगे। जो हम व्हाट्सएप में देखते हैं, सांप्रदायिक जातीय ध्रुवीकरण जो हमारे नसों में, रगों में समा गया है। और बीजेपी ने, आरएसएस ने एक और काम किया है, हमारे जितने त्योहार थे, जितने हमारी जो भी हमारी ट्रेडिशन थी, उसमें सबको एक तरीके से सांप्रदायिक उसका चरण किया है। आप देखोगे तमाम त्योहारों के अंदर, हम पहले भी त्योहार मनाते रहे, कावड़ लेने जाते हैं तो कावड़ के साथ झंडा आएगा, अब राष्ट्रीय तिरंगा झंडा आएगा। तो राष्ट्रवाद, और यह सही बात है, 2019 के अंदर यह नियोजित कार्यक्रम था जो घटना हुई कश्मीर के अंदर, जहां हमारे 44 सैनिकों शहीद हुए। आज तक उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई जांच नहीं है क्या हुआ वहां। राष्ट्रवाद की चाशनी के अंदर सांप्रदायिकता और जातिवाद का जहर फैला के यह सत्ता पर काबिज है, और ये तमाम नीतियों को पलट रहे हैं, तमाम हमारी सुविधाओं को वो कर रहे हैं। तो ऐसी हालात में, ऐसे हालात हैं हमारे यहाँ, और ये अनायास थोड़ा ही है। शिक्षा के क्षेत्र पे साथी विनोद रखेंगे बातचीत। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो चिराग योजना है या जो नई शिक्षा नीति है, ये केवल इतना भर नहीं है कि मर्जर हो गए, स्कूल मास्टरों की कम भर्ती होगी, फलाना, ये अपने मुद्दे हैं, ये उसकी परिणति है। बेसिकली आरएसएस बीजेपी का जो विचार है, वो विचार है बहुमत आबादी शिक्षित नहीं होनी चाहिए, उनका विचार है। वो उसी विचार जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ मनुस्मृति, उन्होंने संविधान को कभी अपनाया नहीं। आरएसएस ने कहा जब संविधान सभा बन रही थी कि संविधान की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास तो मनुस्मृति के रूप में एक अच्छा संविधान है पहले से ही, जो मनुस्मृति कहती है कि दलितों को, महिलाओं को, कमजोर तबकों को, विकलांगों को पढ़ने का राइट नहीं है। अगर वो श्लोक सुन ले संस्कृत के, वेद के, तो उसके कानों में शीशा डाल देना चाहिए। ये बीजेपी उसकी वाहक है, ये बीजेपी उसके विचार को आगे बढ़ाती है। और हमारे जो साथी हैं, हम जो साथी हैं, जो पिछड़े तबकों से हैं, दलितों से हैं, वो बीजेपी के वाहक बने हुए हैं बड़े पैमाने पर। हरियाणा के अंदर हम तो देखते हैं नीचे जो हालत है, तो वो जो इस विचार के हैं। तो ये नई शिक्षा नीति जो है, शिक्षा नीतियां बहुत आई है देश के अंदर,
आजादी के बाद बदलाव हुए हैं। इसमें फर्क ये है, पहले की शिक्षा नीति ये कहती थी कि बच्चे के स्कूल, उसके घर तक जाओ, बच्चा स्कूल में आए। यह शिक्षा नीति कह रही है कि स्कूल नहीं, बच्चे को स्कूल में आना पड़ेगा, स्कूल उसके नजदीक नहीं जाएगा। छोटे स्कूल नहीं होंगे, बड़े स्कूल आओ, जिसको आज के आओ। यह बेदखली का काम है। हमारी जो पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां, रोजगार के क्षेत्र में तो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ठेका कर्नर, क्या ये पाइपलाइनर, क्या जो है आपका कौशल विकास निगम। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां, बहुमत पीढ़ियां केवल मैनुअल लेबर हो, वो शारीरिक श्रम कर ले, बस इतना बहुत है। यहां पर बीजेपी लेके जाना चाहती है। नई शिक्षा नीति का अर्थ ये है। अगर हम इसको नहीं समझते, अगर हम इतना भर समझते हैं कि मेरे अध्यापकों का मामला है या फलाने का मामला है या सिलेबस का मामला है, ये इतना भर मामला नहीं है। इसलिए सिलेबस के अंदर भी चेंज है, उसको भी डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अभी तक 47 साल, 75 साल में जो हमने हासिल किया, उस सब को बदला जा रहा है। ज्ञान से विरोध है, ज्ञान नहीं होना चाहिए लोगों में। ज्ञान होगा तो सरकार से पूछेंगे। वो बुनियादी तौर पे आरएसएस, बीजेपी ज्ञान के खिलाफ है। लोग आगे बढ़े, महिलाओं के खिलाफ है। ये वो हो सकता है। आप देखो, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को उनका तो पूरा इतना लंबा भाषण था, उनका करीब आधा घंटा जो है इस बात में बीता महिलाओं की अधिकारों को लेके, महिलाओं के अधिकारों को लेके वो भाषण दे रहे हैं। उसी दिन गवर्नमेंट, सरकार गुजरात की बीजेपी की, वो जो बिल्किस बानो के अंदर जो अपराधी थे सजा याफ्ता, वो उनको बाहर छोड़ने का आदेश दे रही है। कौन? बिल्किस बानो, जिसके पूरे परिवार को खत्म किया गया। वो प्रेग्नेंट थी, 6 महीने की बच्ची उसके पेट में थी। सामूहिक 15 लोगों ने बलात्कार किया उसके साथ, उसकी सास के साथ बलात्कार किया। उसकी एक बच्ची थी, उसको मारा, उस पेट वाली बच्ची को मारा। उसके अपराधी हैं वे। और वो सजा भी इसलिए मिल गई क्योंकि उस समय गुजरात हाई कोर्ट से केस ट्रांसफर होकर मुंबई हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर दबाव ज़्यादा था। उनको बरी कर दिया गया। और बरी नहीं हुआ, जब वो बरी होके आए तो बीजेपी आरएसएस के लोग उनकी फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। क्या ये होगा? और दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने हरियाणा में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ भी एक बाबा जी हैं, हो सकता है आप में से कोई उसका हो भी रहा हो, कभी हो भी, सजा याफ्ता हैं, रेपिस्ट हैं, बलात्कारी, हत्यारे, जिनको सजा दी गई है कोर्ट के द्वारा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रही है, देश का, हम कोर्ट के अंदर यकीन करते हैं। और इलेक्शन में फायदा उठाना था, उसी टाइम पर 2 बार बाहर किया गया। वहां पर बीजेपी के मंत्री, उनके विधायक, वो उनके सत्संग सुनते हैं। क्या ये कल्चर है? जब महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है, मतलब गैंग रेप कितनी बड़े पैमाने पर घटनाएं हैं, और बीजेपी के मंत्री जो है रेपिस्ट के उसमें जो है सत्संग सुने, वो कह रहे हैं कि तो जेल उसके मेन्यू के अनुसार हो रहा, जो हो रहा है, तो आपको जाने की क्या जरूरत है? और बीजेपी वाले तो कर रहे हैं। आदमपुर चुनाव में और ज्यादा बड़ा मामला देखा, कांग्रेसी जो है ये दावा करे कि असली भगत तो हम ही है। ये पॉलिटिक्स अगर यहां पहुंचेगी तो महिलाओं की रक्षा करेगा कौन? ये कल्चर पहुंचेगी। और ये केवल बिल्किस बानो को हम मुस्लिम समझ के कर लें, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि आपके घर के नजदीक आएगा, आपके पड़ोस में आएगा, आप बच नहीं पाएंगे। जो जहर सांप्रदायिकता का, जातिवाद का जो फैल रहा है, आपके बच्चे नहीं बच पाएंगे, कम मरेंगे, आप समझ नहीं पाओगे। ये जो मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, या जो धार्मिक जो पाखंड हो रहे हैं, ये किसी के उसमें नहीं है। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आज जो ये सिस्टम जो है ये धराशायी होने की स्थिति में है, ये संकटग्रस्त है, लूट नहीं हो रही है। इसलिए सारी लूट बढ़ानी पूंजी का उसका केंद्र है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे देश के अंदर। तो लूट के संसाधनों को करो। वो ना आप देखो कोरोना के अंदर जो हालत बनी, 12 करोड़ रोजगार खत्म हुए थे कोरोना में। किसकी वजह से? लॉकडाउन जो है किससे पूछकर लगाया गया? आपने निर्णय कर दिया। और हरियाणा ने देखा, लोग 1500 किलोमीटर तक पैदल गए,
7 दिन का आटा नहीं था उनके उसमें। ये था विकास जिसको कह रहे हैं दुनिया में चमक रहा देश। ये उस चमकते भारत की तस्वीर थी कोरोना। उसके बाद भी 1/3 लोग दोबारा रोजगार पर नहीं आ पाए। रोजगार में कटौती हुई, रोजगार खत्म हुए, तनख्वाहें कम हुई, वेतन कम हुए, दिहाड़ी मिलना कम हुई। उसी टाइम पर जब दुनिया के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जमीन पर गिर गए, हमारे यहां तेल जो है 100 रुपए पहुंच गया, पेट्रोल डीजल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और उससे जो है सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपया कमाया है। ये सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है। और तर्क यह दिया जा रहा बाद में जब यह सवाल आया, भले देश के विकास में ही प्रयोग होगा, भैया देश के विकास में कुछ नहीं प्रयोग होना है। इसी बीच में पिछले 7 साल में सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए की तो टैक्सों में छूट दी है और 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैंकों का लिया हुआ कर्जा माफ किया है। अब ये जो बैंकों का कर्जा लिया हुआ जो माफ किया गया है, बैंकों में पैसा तो आम जनता का है ना, वो तो पैसा मांगेगी। बैंक ने तो कभी मना नहीं है कि मेरे को मेरा पैसा देने से। उसके पास पैसा कहां से आया? ये जो टैक्सों के माध्यम से आम लोगों की लूट करके, एक तरफ मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे को ऑटो का भाड़ा 10 से 20 हो गया, मेरा ट्रेन की टिकट 3 गुना हो गई, ट्रेन में तमाम तरह की जो रिजर्वेशन हुआ करती थी, कुछ कंसेशन मिला करती, वो सारी खत्म हो गई। आप जो है बसों के भाड़े बढ़ गए, मेरी जेब में आमदनी घट गई, खर्चे बढ़ गए, और उस खर्चे में भी जो टैक्स दे के जो सरकार के पास गया वो बैंकों को दे दिया गया ताकि बड़े बड़े कारपोरेट्स के जो उन्होंने कर्जे लिए हुए हैं उसका वो चुकता कर सके। ये है। तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि जिन हालात में हम हैं उन हालात को ठीक ठीक समझते हुए, एक पहलू है ये जो सरकार कर रही है, लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि तमाम इन विरोधों के बावजूद, तमाम अवरोधों के बावजूद भी लोग फिर भी सड़कों पर हैं, फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबी लंबी लड़ाइयां हैं, किसान आंदोलन भी उसमें है। और ये यहां नहीं है, आप दुनिया का जो इतिहास आप देखोगे, इस बीच का बड़ी बड़ी हड़तालें, क्योंकि ये जो वेतन कटौती है, काम के घंटे बढ़ाना है, कम वेतन देना है, रोजगार खत्म होना है। बड़ी बड़ी वो आईटी कंपनी भी, पिछले दिनों में दिल्ली में गया, आईटी सेक्टर के अंदर जो काम कर रहे हैं, बीपीओज के अंदर जो इंजीनियर जिनको एमटेक किए हुए जो लड़के, वो सीटू की यूनियन बनाई उन्होंने। मैं उसमें गया उसका उद्घाटन करने। कभी उनसे उम्मीद नहीं कर सकते थे वो कभी यूनियन बनाएंगे, लेकिन आज बेंगलोर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वहां क्योंकि कोई जॉब सुरक्षा ही नहीं है, बीटेक किया, एमटेक किया, 10-10, 15-15 हजार में काम कर रहे हैं, और कब नौकरी चली जाए कोई पता नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं किसी प्रकार की। यह पूरी दुनिया का एक वो है। तो जो इसको पूरे संदर्भों में अगर हम समझेंगे, यह केवल स्थानीय घटना नहीं है, केवल स्थानीय बात नहीं है। हम पूरी उसके साथ उसको अगर समझेंगे तो उसके खिलाफ लड़ाइयों का भी वैश्विक एक स्तर है, उसका एक स्वरूप है, उसमें देश के स्तर पर भी आंदोलन है, बड़े बड़े आंदोलन है। और तमाम उसके बावजूद भी आज भी लेबर कोड जो है पारित जरूर कर दिए, लेकिन बीजेपी की सरकार उसको लागू नहीं कर पा रही है। और वो कृषि कानून 1 साल तक लड़ाई लड़ी, और जिस मोदी के बारे में कहा जा रहा था कि ये अपना फैसला वापस नहीं लेता, जिस संसद के अंदर वो बिल पास किए गए थे व्यापक विरोध के बाद, उसी संसद के अंदर उन कानूनों को रद्द करने का कानून पास करना पड़ा। ये है लोगों की ताकत। इस ताकत में विश्वास करना चाहिए। वो एक बड़े बर्तोल्ट ब्रेक्ट, बड़े वो एक कवि लेखक, उन्होंने कहा कि आर्मी के ऊपर उनका कि आपकी जो है बंदूक जो है गोली चला सकती है, लेकिन मजबूरी ये है, आपकी सीमा ये है कि इस बंदूक को चलाने वाला जो आदमी है, आपकी तोप बड़े अच्छे गोले छेड़ सकती है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने वाला आदमी ही है। तो इंसानी दिमाग जो है, इंसान जो है वो सर्वोपरि है। अगर वो इकट्ठे हो जाएं, उनके अंदर यह जाति धर्म के आधार पर जो नफरत और फूट की राजनीति जो चल रही है, अगर ये यूनाइट हो जाएं तो निश्चित तौर पर दुनिया में और हमारे देश में भी कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद भी होगा वो जो श्रीलंका जहां शांति प्रिय देश था, जहां कभी लोगों ने जंग से आंदोलन भी नहीं किए थे, अभी पिछले दिनों हालत क्या गई नीतियों की वजह से, वहां के राष्ट्रपति तमाम मंत्रियों को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा। जो मजदूर, जो कर्मचारी, जो आम लोग
जो कभी दर्शन नहीं कर सकते थे उनके घरों के, उन्होंने जाके उनके स्विमिंग जो पूल है उनमें जाके डुबकी लगाई है, राष्ट्रपति घरों में। हुआ कि नहीं हुआ श्रीलंका के अंदर ऐसा? अभी यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध जो है बेसिकली यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं है, वो दुनिया के जो कारपोरेट जो लॉबी है, पूंजीपति देश है। जमीन तो जरूर यूक्रेन की है, लेकिन लड़ाई जो है वो रूस और बाकी यूरोप के जो देश हैं या जो अमेरिका को उनके बीच में लड़ा जा रहा है। और इसकी परिणति भी ऐसी होने की उम्मीद है, जो अमेरिका जो पूंजीपति देश जो पूरी दुनिया के अंदर गलबा स्थापित करना चाहते हैं, वो धराशायी होने की स्थिति बनने की हो रही है, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। तो हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, एक ऐसे वातावरण के लिए जहां सब सद्भाव से एकता के साथ रह सकें, इसलिए हम इन तमाम मसलों को, ना केवल कर्मचारियों के मुद्दों को, बल्कि हमारे सामाजिक मसले हैं, महिलाओं के हैं, जो सामाजिक पृष्ठभूमि से जो दबे कुचले, जो हाशिए पे चले गए, आज आरक्षण को बिल्कुल तहस नहस किया जा रहा है। ये जो नई जो स्कीम लेके आ रहे हैं, बात कहेंगे आरक्षण की, बात कहेंगे फलाने ले गए, फलाने रह गए, लेकिन असल में सब कुछ का सफाया किया जाना है। आप ये समझ लीजिए। तो सबको यूनाइट होके, और इस समय पर जो किसान और मजदूरों की जो एकता बनी, और आने वाले दिनों में भी मार्च के महीने में लाखों मजदूरों किसानों की जो है रैली होने जा रही है, CITU किसान सभा खेत मजदूर के नेतृत्व में, मार्च महीने में 23 में। और ये 2024 एक प्रकार से लड़ाइयों का, उपलब्धियों का, और ये जो सत्ता पर बैठे हुए जो लोग हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया, जिन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई को अंधकार में फेंक दिया, जिन्होंने हमारे जो है परिजन जो है वो बीमारी से, भूख से बेमौत मर रहे हैं। हिंदुस्तान जो है दुनिया में 101वें स्थान पर पहुंच गया भुखमरी के मामले में। जिन्होंने ऐसा किया है, उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है, और अपने अधिकारों को हासिल, उनको बनाए रखने के लिए, उनको और मजबूत करने के लिए बड़ी व्यापक एकता की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये सम्मेलन, आप तमाम साथी इस दिशा में बहस करेंगे और एक नीति तय करेंगे, क्योंकि सरकार भी ये देखेगी कि सर्व कर्मचारी संघ क्या करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से आपको शुभकामनाएं देते हुए आपके सम्मेलन का विधिवत रूप से उद्घाटन करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथी जय भगवान का, जिन्होंने तमाम बीजेपी का जो 8 साल का जो कार्यकाल है उसका पूरा चित्रण आपके सामने किया है। और अब मैं अपील करूंगा, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य के प्रधान मास्टर बलबीर सिंह जी, वो आएँ और वो भी अपना संदेश दें। स्वागत में दो नारे, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। मास्टर बलबीर सिंह जी। बहुत ही सम्मानित हमारे सभागत समिति के अध्यक्ष साथी मान सिंह, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान साथी सुभाष लांबा, संचालन कर रहे साथी सतीश सेठी, हमारे बीच अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के जनरल सेक्रेटरी साथी ए श्रीनिवास कुमार, और मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है साथियों, इस मंच पर जितने भी हमारे सेनापति बैठे हैं उनके साथ एक सिपाही के रूप में काम किया है, और उनके सामने बोलते हुए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथियों का एक बहुत बड़ा रोल आज से 36 साल पहले ठीक इन्हीं दिनों में यहीं कुरुक्षेत्र की काली कामड़ी के मैदान में सर्व कर्मचारी संघ की भूमि तैयार हो गई थी गठन की। यह अलग बात है कि उसका गठन करनाल में हुआ, इसमें रोल है कुर्बानियों का। हमारे साथियों ने जो नॉन टीचिंग का यह आंदोलन था, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान
गुप्ता जी का, भीम सिंह जी का और अनेक साथियों का और फिर पूरे हरियाणा का इकट्ठ होना, ये एक हमारे लिए एक ऐसी बात है जो 36 साल पहले शुरू हुई थी। इस 36 साल में न जाने कितनी पार्टियां राज में आई, न जाने कितने मुख्यमंत्री आए, लेकिन हिंदुस्तान की और हरियाणा की जनता ने यह स्वीकार किया कि यदि कोई विपक्ष है तो सर्व कर्मचारी संघ है। और मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है साथियों, और मैं बधाई भी देता हूँ आप सबको और अपने सेनापतियों को भी, जो 13 महीने किसान आंदोलन चला, बहुत ही शांतिमय ढंग से दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन केवल हम किसानों ने नहीं लड़ा साथियों, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान था। जिस प्रकार एक सैनिक मोर्चे पे लड़ता है, केवल एक सैनिक नहीं लड़ रहा होता, उसके पीछे एक लाइफ लाइन है, और जब तक वो लाइफ लाइन सुरक्षित रहती है, एक सैनिक दिल खोल के मोर्चे को डांटता है। लेकिन यदि उसकी लाइफ लाइन कट जाए, हमारे सामने दुनिया का सबसे बड़ा एक इतिहास है 1971 में, जब 95,000 पाकिस्तान की सेना को हथियार डालना पड़ा था, क्योंकि उनकी लाइफ लाइन कट चुकी थी। वो लाइफ लाइन सर्व कर्मचारी संघ, अलग अलग विभागों के कर्मचारी और इस जनता में कमा के खाने वाले लोग, जिनमें स्कीम वर्कर, छोटे कच्चे पक्के कर्मचारी, गैर कर्मचारी, छोटे दुकानदार, रेहड़ी फड़ी लगाने वाले लोग, उद्योग धंधों में मजदूरी का काम करने वाले, निर्माण के काम में लगे हुए सब लोग, जब उस आंदोलन को अपना आंदोलन समझ चुके, और मेरे से पहला साथी जय भगवान कह चुके, जो न्यू कहते थे कि ये कानून कभी वापस नहीं हो सकते, संसद ने पास किया और मोदी झुकने वाला नहीं है, उसी मोदी ने झुकना पड़ा, उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत पूरे हिंदुस्तान की कमेरा वर्ग जनता की है, जिसका अगुवा भले ही सर्व कर्मचारी संघ या यूं कह सकते हैं आपा के किसान संगठन रहे, SKM रहा, जिसका एक बड़ा हिस्सा अखिल भारतीय किसान सभा। तो सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आपके सम्मेलन को शुभकामनाएं देते हुए, इसकी कामयाबी की कामना करते हुए, 36 साल के इतिहास में और ज़्यादा उन्नति के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद करते हुए आपको बधाई देता हूं साथियों, शुभकामनाएं देता हूं कि हम आने वाले दौर में जितनी खिलाफ परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उन्हीं परिस्थितियों में और ताकत के साथ आगे उभरेंगे और अपनी जीत दर्ज करेंगे, जिसे किसान मोर्चा ने जीत को दर्ज किया है। इसके साथ ही इस आंदोलन में जो योगदान रहा, उसको बुलाया नहीं जा सकता। केवल मैं एक स्थानीय बात के रूप में नहीं कह रहा, बल्कि पूरे हरियाणा में और पूरे देश में कर्मचारी तबका का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जींद जिले में एक ऐसा लंगर शुगर मिल के सामने चला, पंजाब से आने जाने वाले लोग जो दिल्ली पटियाला रोड पर है, 1 रुपया भी किसी से चंदा नहीं लिया, कोई दान पात्र नहीं रखा, और उसको चलाने वाले केवल किसान नहीं थे, हम तो केवल अनाज सब्जियां दे देते थे। हर रोज़ 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च सिलेंडर का ही हो जाता था, और वो सारा का सारा पैसा, उसका बड़ा हिस्सा कर्मचारी तबके से आया। हमारे वहाँ के स्थानीय वर्किंग कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ साथियों, शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में भी हमें ऐसे ही साझे आंदोलनों को समझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और उसकी आज और थोड़ी खुशी हुई जब मैं यहाँ आया, किसान सभा के हमें कुछ साथी मिले, उन्हें कहा प्रधान जी, कर्मचारियों ने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया था, और आज
किसानों ने आपके लिए गेहूं इकट्ठा करके ताज़ा आटा का खाने का इंतजाम जो किया है किसान सभा की ओर से, ये समझ के कि हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, उस एकजुटता को प्रकट किया। उन साथियों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने ये महसूस किया। साथियों, असली बात क्या है? समय की थोड़ी पाबंदियां हैं, संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे बड़ी चीज़ है, जो चीज़ें दुनिया में महंगी हो जाती हैं सबसे पहले गरीब से दूर होती है, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चाहे खाने का भोजन है। अभी आपने देखा हमारे जो बहुत गरीब परिवार गांव में, शहर में रहते हैं, उन्हें राशन कार्ड पे कुछ सहूलियतें मिल जाती हैं, अनाज मिल जाता है। पिछले 3 साल से सरकार ने सरसों खरीदना बंद कर रखा है और पिछले 2 साल से राशन कार्ड पे मिलने वाला सरसों का तेल गायब हो गया। ये समझना पड़ेगा इसके पीछे राज क्या है। सरकार ने एपीएमसी के माध्यम से, मंडियों के माध्यम से अनाज खरीद के अफड़ को या सरसों खरीद के अफड़ को देना बंद कर दिया और अफड़ ने ऐलान कर दिया कि हमारे पास तेल नहीं है, तो राशन कार्ड पर सरसों का तेल मिलना बंद हो गया। वो मंडियों को बर्बाद करना चाहते हैं, हम मंडियों को विकसित करना चाहते हैं। यदि मंडी में कल वो गेहूं खरीदना बंद कर देंगे तो फिर कहेंगे राशन कार्ड पे गेहूं नहीं दी जा सकती गरीबों को। यदि वो कुछ समय बाद धान खरीदना बंद कर देंगे फिर कहेंगे किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को हम अनाज नहीं दे सकते, चावल भी नहीं दे सकते। हमारी मुख्य मांग है किसान की पैदावार का एक एक दाना सरकार सरकारी मंडियों में खरीद करे, एफसीआई के गोदाम में भेजे और एफसीआई के गोदाम से सप्लाई करते हुए इस देश के प्रत्येक नागरिक को भोजन की गारंटी देते हुए इस पूरे ढांचे को मजबूत किया जाए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा। देश में अनाज की कमी नहीं है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। 50 साल पहले जब मैं अपने बचपन में था, हम हर रोज सुनते थे कि अमेरिका से गेहूं मंगाई जा रही है, आज फलां देश से फलां चीज़ मंगाई जा रही है। मुझे बड़ा गर्व है साथियों इस बात का। इस हिंदुस्तान के किसान ने जहाँ 5 मन अनाज होता था वहाँ 50 मन पैदा कर दिया। जहाँ 33-35 करोड़ आबादी का पेट नहीं भर सकते थे हम आज़ादी के समय, आज 150 करोड़ की आबादी का पेट भर रहे हैं। और केवल यहाँ तक नहीं है, कोविड में जब सब लोग डरे हुए थे, इस देश का किसान अपने खेत में था, अपने मोर्चे पे था। इस देश का मजदूर मंडी में था और उन्होंने जो स्टॉक जमा किया, अब जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, हमने 100-150 देशों के पास अनाज खाने का भेजा है। और ये तब संभव हुआ जब यहाँ का किसान दिलेरी के साथ अपने खेत में कमाया, देश की एफसीआई के गोदामों को भरा और आज हम केवल अपने देश की जनता का पेट नहीं भर रहे बल्कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में अनाज सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ एक बात और सोचने की है साथियों, सरकार ये चाहती है ये मंडियां बंद हों, प्राइवेट मंडियां शुरू हों। उसके पीछे सबसे बड़ा राज है एफसीआई को ख़त्म करना। एफसीआई के गोदाम नहीं रहेंगे। कल्पना कीजिए, सोचिए क्या होगा जब सारा अनाज साइलों में चला जाएगा, अडानी, अंबानी और कारपोरेट के। जिस प्रकार आज पैकेट में डलने वाली सब चीज़ें बहुत महंगी मिल रही है और गरीब से दूर हो गई हैं, ये अनाज भी गरीब के बस का नहीं रहेगा। और नीति यही कहती है, मेरे से पहला वक्ता बोल लिए और आप 3 दिन तक इन वक्ताओं की बातें सुनेंगे। सरकार यही चाहती है कि लोग 2 रोटी खाने के बाद ये महसूस करें कि वो स्वतंत्र हैं। 95% लोगों के पास किसी तरह की संपत्ति ना रहे, इसलिए इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। बड़ी खुशी है इस बात की, देश में संयुक्त किसान मोर्चा बना, अखिल भारतीय किसान सभा ने
बहुत बड़ा नेतृत्व करते हुए उस मोर्चे को मजबूती दी। आज एक ज़रूरत है साथियों, हमारा जो मुख्य नारा है, हर गांव में किसान सभा, किसान सभा में हर किसान। जिस दिन ये नारा पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, इस देश में राज कोई करे, पहली तो हमारी ये भी शर्त हो कि हम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था तैयार करें जो किसान की, मजदूर की हमदर्द हो। लेकिन यदि कोई विपरीत हालत का भी राज करेगा, जिस दिन हम अपने आप को इतना संगठित कर लेंगे, तो फिर उन्होंने फैसले लेते हुए 100 बार सोचना पड़ेगा। और एक अपील आप सबसे है साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा ने एक भर्ती खोल रखी है, जिस भर्ती में शैक्षिक योग्यताएं आड़े नहीं आती, जिस भर्ती में आपका कोई माप तोल आड़े नहीं आता, जिसमें उम्र की कोई शर्त नहीं है। और विशेषकर हमारे जो साथी रिटायर हो गए या रिटायर होने वाले हैं, वो प्राथमिकता के तौर पे इस भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हर गांव में किसान सभा बनाने में हमारा जो रोल, विशेषकर हमारे रिटायर्ड साथियों का रोल बन सकता है, क्योंकि समाज में आपको अगुवा के रूप में देखते हैं लोग, और ये महसूस करते हैं कि ये हमारे मास्टर जी रिटायर हुए हैं, ये बाबूजी रिटायर हुए हैं, ये कंडक्टर साहब, रोडवेज में ड्राइवर साहब रिटायर हुए हैं, फलाने पटवारी तहसीलदार रिटायर हुए हैं। इन्होंने बहुत कुछ जानकारी, इन्होंने बहुत आंदोलन लड़े हैं, और उसी में हमारी ताकत अर्जित होती है। तो एक अपील ये भी आपसे, जितने भी साथी हमारे रिटायर हो चुके या रिटायर होने की नज़दीक हैं, वो अखिल भारतीय किसान सभा को ज़रूर ज्वाइन करें, इस भर्ती में ज़रूर सम्मिलित हों। मुख्य बात साथियों, जो अमले हैं अब चारों ओर से, बीमा कंपनियों की लूट है किसान पे। जब मुआवजा का सवाल आता है तो बीमा कंपनियां 20 तरह की शर्त लगाती हैं। सरकारी नीति की यह हालत है, पिछले 3-3 साल का क्लेम मुआवजा अभी तक वितरित नहीं किया, जानबूझ के डिले है। पैसा मंजूर है, ट्रेजरी में पास हो चुका है, लेकिन इसलिए कि किसान तड़फे और उसको और ज़्यादा परेशान करें, वो खातों में नहीं डाला जा रहा। अनेक क्षेत्र आज हरियाणा के पानी में जलमग्न है। सामने की फसल चली गई, साडी की फसल बिजाई होने की उम्मीद बहुत थोड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि जल निकासी के स्थायी प्रबंध नहीं है। आप सौभाग्यशाली हैं, कैथल, कुरुक्षेत्र और इससे आगे चंडीगढ़ तक ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां 50 साल पहले ड्रेनेज सिस्टम मजबूत हो गया था। आज बारिश कितनी भी हो, आप बच जाते हैं बाढ़ से। लेकिन आप नरवाना से आगे निकल जाएं, पूरा हिसार जिला, फतेहाबाद जिला, उधर अपना रोहतक, झज्जर का क्षेत्र, जिनमें कल्पना भी नहीं कर सकते थे, रेवाड़ी और आज डूबे बैठे हैं, उनमें स्थायी निकासी की व्यवस्था। ये सब काम करने के लिए सब लोगों ने लड़ना पड़ेगा, सब लोगों ने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि रोटी सबकी ज़रूरत है। जब अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन शुरू हुआ, हमें 20 तरह के उड़ाने मिले। हमें उग्रवादी कहा गया, हमें पाकिस्तानी कहा गया, हमारे चीन के साथ लिंक ढूंढे गए, लेकिन किसान ने पीछा मुड़कर नहीं देखा। शांत ढंग से बैठ के इस आंदोलन को जीता, जिसमें आप लोगों का सब सहयोग रहा, और इस जीत ने एक तय कर दिया दुनिया के सामने। और उसके बाद के जो आंदोलन है, चाहे हमारी आशा वर्कर बहनें लड़ी, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर बहनें लड़ी, चाहे अब ताज़ा हमारे नगर पालिका के कर्मचारी 2 बार उसके बाद भी बड़े बड़े आंदोलन चला चुके, ये सब तब संभव हुआ है। सबको यह जचा कि जैसे किसान जीत गया था, हम भी एक दिन जीतेंगे, और ये ज़रूरी है। इस जीत को दर्ज करेंगे हम अकेला अकेला नहीं हैं, हमारे सबके आपसी रिश्ते हैं, काम के रिश्ते हैं, हमारे रिश्तेदारियां के रिश्ते हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं हमारे। इसलिए जनता कमा कर खाने वाली, विशेषकर वो सारी जनता एक पाड़े की हिस्सा है, और हमें उस पाड़े को मजबूत करना है। लूट के खाने वालों का रास्ता बंद करना है।
ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। और ये सिद्ध कर दिया सर्व कर्मचारी संघ ने भी। साथियों, मैं अपने आप को इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। 36 साल पहले जो यहाँ से शुरुआत हुई थी वो केवल सामान्य नहीं थी, मेरे साथी बताएंगे, मैं ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं उस पर करूँगा। 36 साल पहले जब हम सर्विस में थे केवल बेसिक पे प्लस डीए मिलता था। उसके बाद न जाने कितनी तरह की सुविधाएं। अपने ही घर में रहते हुए एचआरए ले रहे हैं आज हम। अपने बच्चों के पढ़ाने का अलाउंस अर्जित कर रहे हैं। 1 रुपये भी मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता था, आज बिना बीमार हुए भी 1000 रुपये महीना मैं और आप सब मेडिकल भत्ता ले रहे हैं। ये सब सहूलियतें और कम से कम 12 बार रेगुलराइजेशन। सर्व कर्मचारी संघ बनने के बाद हर रोज़ लड़ाई। ये जितने भी सेनापति बैठे हैं इनमें से कोई 46 दिन की भूख हड़ताल पे, कोई 44 दिन की, कोई 42 दिन की। और इनकी हड़तालों के बाद, भूख की हड़तालों के जितने लोग हम जेलों में गए वो एक इतिहास है और वो जीत का एक बड़ा कारण है। आज हमें उसी तरह के आंदोलनों की ज़रूरत है। और वो सारी सहूलियतें जो ना केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन और दूसरे कोऑपरेटिव सिस्टम में लगे हुए हमारे साथी हैं उनको पेंशन की सुविधा, और आज हमारे रेगुलर कर्मचारी से ही पेंशन की सुविधा चली गई। कट हो रही हैं लगातार। सरकारी विभागों को जो विकसित किया था, विस्तारित किया था, हम बड़े गर्व से कहते थे कि हम 4.5 लाख कर्मचारी हैं। आज केवल 2.5 लाख कर्मचारी रेगुलर बच गया। उसमें भी हर रोज़ रिटायरमेंट होती है, नई भर्तियाँ नहीं होती। तो ये विपरीत परिस्थितियाँ हैं। लेकिन इंसान जब विपरीत परिस्थितियों से टकराव लेता है तो विकास का रास्ता खुलता है। और वो रास्ता खोलने के लिए हमें इन नीतियों से, इन परिस्थितियों से टकराना पड़ेगा। उसमें सबसे ज़रूरी है कमा के खाने वाले लोगों की एकता। कोई महकमा हो, किसी तरह का फील्ड हो, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि जो भी काम करके खाने वाले लोग हैं वो हमारे हैं, हम जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं अधिक समय ना लेते हुए साथियों आपको फिर बधाई देते हुए और ये कामना करते हुए कि हमारा 16वां अधिवेशन एक नई ऊर्जा के साथ, नई कमेटी जो भी आपकी बनेगी, अगले 3 साल की जो नीतियां बनेंगी उन नीतियों को आगे बढ़ाते हुए जो भी आंदोलन आप करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हुआ अखिल भारतीय किसान सभा आपकी अगुवा भूमिका में रहेगी और कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी किसी तरह की लड़ाई हो, लड़ेंगे और जीतेंगे इस नारे के साथ। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। धन्यवाद साथी बलबीर सिंह जी का। और इसमें कोई दो राय नहीं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी किसान सभा से और इनका जो संयुक्त किसान मोर्चा का मजदूरों का संयुक्त रूप से आंदोलन चला, उससे हमने भी सीख ली है कि व्यापक एकता, राजनीतिक जागरूकता और निरंतर संघर्ष के साथ साथ कुर्बानी के मायदे के साथ अगर हम बढ़ेंगे आगे तो ये तमाम जो कर्मचारियों के भी मांग और मुद्दे हैं, जिस प्रकार से मोदी को झुकाया है, वो तमाम, चाहे पेंशन का सवाल है, चाहे रेगुलराइजेशन का सवाल है, तमाम मांग मुद्दों को हल किया जा सकता है। ये एक सीख सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने किसानों से इस आंदोलन से सीखी है। धन्यवाद साथी का। अब मैं अपील करूंगा साथी विनोद गिल जो एसएफआई के राज्य के नेता हैं, वो भी आए और अपना संदेश दें। साथी गिल साहब। आदर व सम्मान के स्वागत समिति के चेयरमैन साथी मान सिंह जी, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य के प्रधान साथी सुभाष लांबा जी,
राज्य महासचिव साथी सतीश सेठी जी, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के राष्ट्रीय महासचिव ए श्री कुमार जी, व अलग अलग ज़िलों से आए हुए प्रतिनिधि साथियों, व अलग अलग दौर के अंदर जो सर्व कर्मचारी संघ के संस्थापक लीडर रहे और एक बड़ी हस्ती रही जो हमारे साथ मंच पे बैठे हैं, उन सभी साथियों को नमस्कार। और अलग अलग ज़िलों से आए हुए मैं अपने संगठन की तरफ से, SFI की तरफ से बधाई संदेश देते हुए कि 16वां जो राज्य सम्मेलन है ये हरियाणा के कर्मचारियों को एक नई दिशा के रूप में, एक आंदोलन के रूप में हरियाणा का एक बेहतर निर्माण करने की एक भूमिका निभाएगा। क्योंकि पिछले जब 36 सालों का इतिहास यहाँ रख रहे थे सतीश जी कि हरियाणा के अंदर जब भी विपक्ष की बात आई है, कोई भी राजनीतिक पार्टी ने अपने राज्य के अंदर एम्प्लॉयज़ का या किसी भी तरह के तबके का दमन किया है, तो ये सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा है जो हर चीज़ के अंदर आगे इस लड़ाई के अंदर भूमिका में रहता है। और SFI और सर्व कर्मचारी संघ का एक शुरू से ही ऐसा एक रिश्ता रहा। जब मैं मास्टर जी से कल शाम को बातचीत कर रहा था सत्यपाल श्रीवास्तव से, कि जब यहाँ से जब सर्व कर्मचारी संघ की स्थापना हो रही थी कुरुक्षेत्र के शहर से, जब नॉन टीचिंग का आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर जो SFI की जो रोल था, जो जसवीर का जब कत्ल हुआ, उसके बाद से जब ये पूरा एक सर्व कर्मचारी संघ का स्थापना के तौर पे उभरा और स्थापना हुई, तो SFI और सर्व कर्मचारी संघ हर चीज़ के अंदर शुरू से लेके आज तक हर चीज लड़ाई के अंदर आपके साथ खड़ा रहा। और आगे भी हम अपने संगठन की तरफ से ये विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। क्योंकि आज जिस दौर के अंदर हिंदुस्तान खड़ा है, जिस दौर के अंदर हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम खड़ा है, वो एजुकेशन सिस्टम बचाना है तो उसके लिए मिलके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब हम हरियाणा के अंदर इन सरकारी, चाहे वो स्वास्थ्य के सेवा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ये सफाई एम्प्लॉयज़ का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, ये हरियाणा के शहीदों की एक विरासत, देश के शहीदों की एक विरासत है जो हमारे को विरासत के रूप में दे के गए थे। अगर उन शहीदों की, उन भगत सिंह की विचारधारा को, डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा को अगर दोबारा से जीवित करना है, दोबारा से वो भगत सिंह जैसा सपना देख रहा था हिंदुस्तान के अंदर, भगत सिंह ऐसा सपना नहीं देख रहा था कि एक विद्यार्थी को किताब मिलेगी, एक को नहीं मिलेगी। आज वही होने लग रहा है कि जो किताबें जो मोदी सरकार जब आई थी 2014 के अंदर, वो जो कह रही थी हर विद्यार्थी के हाथ में किताब देंगे, जो हमारे विरासत में उन शहीदों ने दिलवाई थी, हमारे पूर्वजों ने जो दिलवाई थी, आज उस किताब को छीना गया है। उस किताब को वापस अगर विद्यार्थी के हाथ में लेके आना है तो इस लड़ाई को और तेज करना पड़ेगा। क्योंकि इस लड़ाई को, क्योंकि जिस स्कूल के अंदर मैं पढ़ के आया था या आप लोग पढ़ के आए थे 10 रुपए में, 15 रुपए में, मैं 20 रुपए के अंदर उस सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ के आज इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा हूँ। जितनी पढ़ाई करी सरकारी क्षेत्र से करी है, लेकिन आज उस सरकारी क्षेत्र के अंदर स्कूल के अंदर 5 कैटेगरी बना के फीस बढ़ा दी गई है 200 से 500 रुपए। दाखिला फीस 50 रुपए होती थी, आज वो दाखिला फीस 1000 रुपए तक कर दी गई है। यानी ये जो सरकारी स्कूल जो सिस्टम खड़ा किया था आज़ादी के आंदोलन के बाद, देश की जनता ने अपनी जमीन दान करके, श्रम दान करके ये बिल्डिंगें निर्माण करी थी। अगर आज भी कोई सरकारी स्कूल में, पिछले दिनों में फतेहाबाद के कई सरकारी स्कूलों के अंदर मास्टर जी लेके गए, तो वहाँ बड़ी बड़ी नाम प्लेट, बड़ी बड़ी लिस्टें आज भी हरियाणा के बहुत सारे स्कूलों के अंदर मिल जाएंगी कि फलाने की याद में ये कमरा बनवाया, उसकी याद में ये हॉल बनवाया, कंप्यूटर आए। पता नहीं ये देश की जनता ने अपने सहयोग से खड़े किए थे। लेकिन आज इन सरकारी स्कूलों पे चिराग योजना के नाम पे, ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पे इन सरकारी स्कूलों का जिस तरीके से दमन कर दिया कि आज विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएगा। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम हर बच्चे को अच्छी फैसिलिटी देंगे। अब देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, प्राइवेट में जाएंगे तो सरकार आपको फंड डोनेट फेलोशिप देगी। यानी आप देखिए, अगर हम आंकड़ा उठाएंगे पिछले 7-8 साल का, तो करोड़ों रुपए
स्कॉलरशिप के बच्चों को स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो मिलते थे, वो पिछले 7 साल से जारी नहीं कर रही है सरकार। ये सरकारी सिस्टम, और स्कॉलरशिप के सहारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई करते हैं। अगर हायर एजुकेशन की बात करेंगे, हरियाणा में जितने कॉलेज हैं, एडिट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज, एडिट कॉलेज तो बने ही समाज के सहयोग से थे, लेकिन आज उन सरकारी स्कूलों और एडिट कॉलेजों के अंदर देखें, पूरे हरियाणा के अंदर उन कॉलेजों के अंदर कहीं भी हॉस्टल नहीं बचे हैं जो पहले बचे हुए थे। हरियाणा के अंदर 2 कॉलेज हैं जहां हॉस्टल सुविधा बची है, और वो भी फीस 400 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है इस कोविड के बाद से। पहले अगर हम बात करेंगे, वही हॉस्टल 12,000 रुपये में मिलते थे, 4,000 रुपये सिक्योरिटी होती थी, वो सारी चीजें करके आज 28,000 रुपये पे ले गए। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जिस शहर के अंदर आप आए हो, ये यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी हरियाणा की है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग के एम्प्लॉयज भी इस हॉल के अंदर बैठे हैं। वो बता देंगे पिछले 4-5 महीने से एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही, चाहे नॉन टीचिंग का हो, टीचिंग का हो। ऐसा दिवालियापन यूनिवर्सिटियों का निकल गया। अभी हमारी SFI की कॉन्फ्रेंस थी, तो हम बहुत सारे प्रोफेसरों से मिलने गए उस कॉन्फ्रेंस के संबंध में। बोले बेटा कि हमारी जेब के अंदर पिछले उधारे लेके अपना घर खर्च चलाने लग रहे, कोई पैसा नहीं आ रहा। यानी फाइनेंस एजेंसी बना दी है। जो UGC होती थी, उस सिस्टम, उस संस्था को तोड़ के फाइनेंस एजेंसी बना दी गई है। अभी पिछले महीनों जब जून जुलाई में जब ग्रांट जारी हो रही थी, तो यूनिवर्सिटियों को लोन दिया जा रहा है कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको 59 करोड़ का लोन दिया जा रहा है। रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरे सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर विरोध होता था। इस लोन सिस्टम को सरकार वापस भी लेती है और इसको ग्रांट के रूप में जारी कर देती है। जिस यूनिवर्सिटी का 1 महीने का बजट हो, उसको 59 करोड़ रुपए में चला रहे हैं आप लोग, तो कैसे सिस्टम चलेगा? इस यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम आए थे 2014 के अंदर, तो ला की फीस 6,000-7,000 रुपये थी। एक जो सेल्फ फाइनेंस था उसकी 22-23,000 रुपये थी। आज वही फीस 1.25 लाख रुपए तक चली गई। कोई बच्चा ये सोचे कि बी फार्मा करनी है, तो हरियाणा के प्राइवेट कॉलेजों के अंदर इतनी फीस नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो फीस कर दी 1 लाख रुपए, 30,000 रुपए। यानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिस तरीके का RSS का बीजेपी ने घुसपैठ की है इन सरकारी संस्थानों को तोड़ने के लिए, कि अगर ये शिक्षा नहीं बचेगी तो पढ़ाई नहीं बचेगी तो रोजगार नहीं मांगेंगे, उससे पहले की जो कड़ी है सरकार उसको बंद करना चाह रही है। अगर हम देखेंगे दिन रोज हम देखते हैं, अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं हरियाणा के अंदर। हम भी गांवों के अंदर गए हैं इन दिनों के अंदर, हमने भी देखा मेरे जैसे नौजवान बहुत सारे अलग अलग सरपंचों के अभियान कर रहे हैं, उससे भी पैसा ले रहे, उससे भी दारू ले रहे, नशे की तरफ युवाओं को धकेलने का काम कर रहे। और कारण क्या है कि उनके पास काम नहीं है। अगर मैं पूरे दिन दिमाग से खाली रहूंगा, कोई काम नहीं होगा, तो ये छेड़खानी जो महिलाओं के साथ बढ़ रही है, चोरी की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, वो खाली बैठा नौजवान ही करेगा जिसके पास काम नहीं होगा। अगर काम होगा तो अपने ड्यूटी पर जाएगा, स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा, तो ऐसी चीजों के अंदर ध्यान नहीं बटेगा। लेकिन सरकार ने शिक्षा खत्म कर दी, उसके साथ साथ रोजगार का क्षेत्र। अभी देखिए CT का एग्जाम हुआ अभी 5-6 नवंबर को, उसके अंदर 11.5 लाख नौजवानों ने पेपर दिया, और पेपर से पहले कोई बच्चा महेंद्रगढ़ से चल के फरीदाबाद जा रहा है, कोई कैथल आ रहा है, और सेंटर पे आने के बाद ये पता लगता है कि यहाँ पेपर नहीं है आपका, तो रेवाड़ी के अंदर पेपर। इतनी बड़ी बड़ी, और CT का एग्जाम करवाना, बहुत सारे साथी ये समझ रहे हैं कि CT के तहत हमें नौकरी मिल जाएगी। आपकी 10वीं की, +2 की, ग्रेजुएशन की सारी पढ़ाई को एक तरफ रख दिया स्पेशल बोर्ड बना के, जो स्टेट सीटेट होता था। जो UGC जो पेपर करवाती थी नेट का, कि एक तरफ तो सरकार कंपलसरी कर रही है कि आपको नेट का पेपर पास करना पड़ेगा तब PhD के अंदर दाखला मिलेगा, दूसरी तरफ उस पेपर को 2 साल में 2 बार करवाया जाता था। मैं भी अब की बार वो पेपर दे के आया हूं, तो उस पेपर को 1 साल में 2 बार करवाया जाता था, आज उसको 1 बार कर दिया। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर वो पेपर इसलिए जरूरी है कि अगर आपको प्रोफेसर लगना है तो वो पास करना पड़ेगा, जैसे स्कूल के अंदर CTET टेस्ट है, इसी तरीके से।
वो नेट का पेपर अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें सरकार की मानसिकता ये दर्शाती है कि इस हिंदुस्तान के अंदर देश के नौजवान को नशे की तरफ, चोरियों की उसकी तरफ ले जाया जाए, पढ़ाई रोजगार सिस्टम को खत्म किया जाए। इस कोविड के बाद देखिए हरियाणा पूरे देश के अंदर बेरोजगारी के नाम पे नंबर 1 है। तो ये नंबर 1 का कारण पिछले अभी हमारे साथी जय भगवान जी कर रहे थे कि 18,000 की भर्ती करके सरकार कह रही है कि ढिंडोरा पीट रही है कि भाई हमने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दे दी है। ग्रुप डी की नौकरियां दी हैं, कौन सी A1 की दी है। यही वो सरकार है जिसकी पिछले 8 साल के अंदर 30 पेपर अर्ध हुए हैं, एक भी पेपर सिरे नहीं चढ़ाया गया। अभी सीटी का पेपर, बहुत सारी चीजें व्हाट्सएप के ऊपर आई है, हमने भी देखा, बहुत सारी जगह ये पेपर आउट है, लेकिन सरकार ने इसका चेप लगा के थैले में डाल के रख दिया। कब रिजल्ट आएगा, कब भर्ती आएगी, कोई वो मतलब नहीं है। ये देश के नौजवानों के साथ धोखा किया जा रहा है। अगर इस नौजवान को बचाना है, अब हम अपने पेरेंट्स से, आप लोगों से जवाब करते हैं, हमसे भी कोई जवाब करेगा कि आपने क्या कर दिया। अगर इस हिंदुस्तान को, इन सरकारी संस्थानों को बचाना है तो इस लड़ाई को प्रदेश के हर कोने के अंदर किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, महिलाएं, सबको मिलके, जैसे किसान आंदोलन ने एक हमारे को दिशा दी है, किसान आंदोलन ने हमारे को बहुत कुछ सिखाने को एक मौका दिया है, उस किसान आंदोलन की सीख लेते हुए प्रदेश के नौजवानों को संगठित करते हुए, खासकर आपके भी ढांचे के अंदर जो कच्चे कर्मचारी हैं, वो सबसे बड़ा नौजवान है आज, उनको पक्का करवाने का आप बार बार सवाल उठाते हो। उनको भी एक इस आंदोलन के अंदर और तेजी गति से बढ़ाने की जरूरत है, उसमें हम भी सहयोग करेंगे, आप लोग भी करोगे। तो किसान आंदोलन की तर्ज पे ही हरियाणा के अंदर कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होना चाहिए जो देश के नौजवानों को और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को एक प्लेटफार्म लाने के लिए सरकार को सबक सिखा पाए। और दोबारा से ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, राज्य कमेटी की तरफ से इस सम्मेलन की कामना के साथ साथ दोबारा से बधाई संदेश देते हुए आपने मेरे को बोलने का समय दिया, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिल साहब का। और जो सुझाव आया है एक किसान आंदोलन के तर्ज पे एक साझा आंदोलन का, तो हम अपने इस सम्मेलन पे ज़रूर इस संयुक्त संघर्ष के बारे में विचार करेंगे। तो साथियों, अब मैं क्षमा चाहूँगा हमारे तमाम जो सेवानिवृत्त साथी मंच पे बैठे हैं। गलती तो हमारी है कि हम देरी से, हमने सेशन शुरू हुआ हमारा 1 घंटा लगभग, इन तमाम साथियों को हम सुनना चाहते थे विस्तार से, लेकिन अब समय का अभाव है। तो फिर भी हम सभी साथियों से ये अपील करेंगे कि वो संक्षिप्त में अपना शुभकामना संदेश देते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ साथी फूल सिंह शोकन जी, जो कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के पूर्व प्रधान रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। भाई भाषण भी बहुत सुने, उद्घाटन हो लिया और मोटी मोटी बात बता दी। इब जे उन्हें बातें ने दोबारा बतावांगे या ठीक नहीं बात। अब घने मंच पे बैठे मेरे सम्मानित साथी, उनका नाम लेऊंगा तो टेम लगेगा। इस करके सबसे पहला तो माफी इनते मांगू। भाई मैं तो 2-3 सुझाव दूं, क्यों हमें आ रहे हैं पुरानी पीढ़ी में। पुरानी पीढ़ी में तो फिर बूढ़िया नहीं जानो ना, बूढ़े की तो को मान ले तो मान ले, और ना मान ले तो ना मान ले। आजकल टेम ईसा आ रहा है। तो आप में भी मैं 2 डाल के फोटो देखू हूँ। कुछ तो इसे हैं जिसके मेरे वर्गे दौड़े बाल हो रहे हैं, उती पूछा कितना टेम रह रहा है, को कहे 2 साल, को कहे 1.5 साल, और कुछ है रही है नई पीढ़ी। उनने तो न्यू सोचा यू सम्मेलन होया करे ना, इसमें इकट्ठे होवांगे, पदाधिकारी आवेंगे और फूल ला देंगे, नेता भाषण देंगे और प्रधान सेक्रेटरी बनाकर नई टीम बनावांगे।
लेकिन जो नई पीढ़ी अपने पुराने इतिहास को भूल जाती है ना, वो कौमें लंबे समय तक जिंदा नहीं रहती। मेरी एक तो राय ये है। मैं एक दो टप्पा उसके बारे में बताऊंगा। इसे कुरुक्षेत्र में काली कमली का मैदान है। नॉन टीचिंग की हड़ताल थी, बहुत लंबी हड़ताल थी। हमारे साथी बाबूराम जी गुप्ता सम्मानित साथी बीच में बैठे हैं। बहुत लंबी लड़ाई थी, उसका जिक्र करा फिर तो हमने रोटियां ने देर होगी, क्योंकि सब ने कहनी ही बात। बस इतिहास की तरफ आपकी नजर घुमाना चाहता हूं, इतिहास पढ़ाना नहीं चाहता। यहां पर जसवीर की शहादत हुई। सर्व कर्मचारी संघ बनाने का एक विचार पैदा है, क्यों ना हरियाणा के सारे कर्मचारी इकट्ठे कर लिया। इकट्ठे करे, करनाल की रोड धर्मशाला में मीटिंग हुई। सर्व कर्मचारी संघ 14 दिसंबर 86 में बन गया। अब बन गया कोई यूं थोड़ा था कि भाई गारा की मूर्ति बना दी। संविधान लिखा, और संविधान के अंदर पहली बात क्या लिखी थी? या लिखी थी कि हम कर्मचारी होते हुए हरियाणा के अंदर, देश के अंदर किसी भी के ऊपर अन्याय होगा, हम अपने मांग और मुद्दों के लिए तो लड़ेंगे। इसके अलावा कर्मचारी के अलावा किसी मजदूर पे, किसान पे, महिला पे कोई भी जुल्म होगा, हम उसके खिलाफ डट के लड़ेंगे। ये संविधान की पहली मूल बात। अब जब ये करया, इंकलाब का नारा तो भगत सिंह ने दिया। उस आंदोलन में एक नारा पैदा हुआ था। मैं उस नारा की महत्ता नहीं बताना चाहता अब कोई, उसके गुणगान नहीं करना चाहता, नए साथियों को याद दिलाना चाहता हूं। और उस संविधान की इस भावना में एक नारा लिख के कहा था 86 का आंदोलन में। 86 का आंदोलन बहुत बड़ा था, उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। के मांग थी, के मुद्दे थे, के होया था। लेकिन एक नारा निकल के आया था। मैं नारा बोलूंगा, आप बोलोगे गल है? पुराने जरूर बोलियो, कभी नया नवेरा ना हो। हर चार जुल्म की टक्कर में, हर चार जुल्म की टक्कर में, ये 86 के आंदोलन का नारा है। एक तो इतनी याद रखियो भाई। कई बहनियों कहेंगे ये मास्टर जी बोलने लग रहे थे, अरे बोले कल तो मास्टर था, यू आज किसान सभा बनी क्या? नहीं नहीं, तो यह सोचेंगे नहीं। मैं भी खेती बाड़ी का मैं एडीओ था, लेकिन जब यू नारा न्यू आया, हम किसान परिवार थे कि आज किसान की खेती करनिया की हालत के है। हमने बतेरा जोटा कर्मचारियों में मार दिया, पक्के करवा दिए, टाइम बाउंड प्रमोशन दुआ दी, मैटरनिटी लीव दुआ दी, करा के दुआ जे कराए नहीं। असल में जिस तक दुआया नहीं, अब उनकी औलाद बदल गई। पुराने साथी तो महसूस करते हैं। मैं तो जींद में रहूँ, अर्बन स्टेट में भाई, ओढ़े नए नए लाग रहे हैं नहीं, को रूसियो ना कहते किसके हस्बैंड वाइफ फटे बैठे हो, मियाँ बीबी दन्नू मास्टर लाग रहे हैं। 40-40 लाख लोन ले लिया। उनने ना अध्यापक संघ तो लेना देना कि मैं ना सर्व कर्मचारी संघ तो लेना। बैठेंगी पड़ोसन यह बतलावेंगे, बोले शीशा कड़ा दे लिया हो, आजकल शीशा लुआवा है आपको, उसमें ना बैठ पड़ती। एक आगे कमरा बना, उसमें शीशे लुआ सारा है। बोला शीशा कौन सा लुआया? टाइल कड़ा दे लिया हो, टाइल कौन सी लुआई? उनने तो टाइलों की सोच और शीशा ही सोच सब आई। एक यह जमायत पैदा होगी। क्यों? उनकी तनख्वाह ये सतपाल शिवाज और अध्यापक संघ के नेता थे, पूरा राष्ट्र स्तर पर एक यू स्टेप ऊंचा मिल गया था। उनने न्यू मान लिया, अक्ता में तो बकन्यारी जमायत सो उनकी वास्ता है को नहीं। एक तो यह बीमारी पैदा होगी। दूसरी बात भाई, इस नारे ने याद रखियो, अर्जुन से दौड़े बाल जिसके हो रहे हैं, इबन सोचेंगे सारे किसान सभा में क्यों कर चलाना। किसान सभा में तो जो किसान परिवारों से हैं उन आने की बात है। और बाकी कोई भाई मजदूर का बेटा बेटी से, दुकानदार का है, वो कोई तो जाइए CITU में काम करियो, और कोई और भी कि मैं ना करो तो अपना अड़ोस पड़ोस में समस्या बहुत हैं। कदे बिजली के बिलों की, कदे सीवर रुक गया, जड़े भी रहो होना समस्या का घाटा है को नहीं। उनमें किमें कोई प्लेटफार्म बना के, संघर्ष समिति बना के
जरूर आप एक्टिव रहियो। मन्ने कई कहते बोले प्रधान जी बोले घने साल हो गया बोले न्यू का न्यू पड़ा है माँ की मैं तो मन्ने भी डलवायर क्या फिर बतांदा को नहीं। यू न्यू का न्यू रहने का भी कारण एक के है अक मैं घर कोई नहीं बैठा। और बड़ी अच्छी बात तो है बूढ़े तो न्यू गार दे भाई जिसकी औलाद काम न संभाल देनी वो भाग्यशाली हो से। इस सर्व कर्मचारी संघ का दूसरा सिद्धांत जो मुख्य था ऐडे पदा की लड़ाई नहीं थी, ऐडे जात पात की बात कौन चाल्या कर दी, ऐडे कुर्बानियां की बात चाल्या कर दी। मैं भी 10 साल प्रधान रहा तो मैं दूसरी बार नहीं बोला गुप्ता जी और नजी मन बदलते हो नया बना दो न को सर्वसम्मत आवाज आया कर दी कि कोई चुनाव नहीं होगा सर्वसम्मत। 10 साल पाछे मैं नहीं छोड़ दिया सर्व कर्मचारी सिंह ने, मैं छोड़ दिया इसने माँ मैं तो पेंडा छोड़ते ही नहीं। और छोड़ दिया ने संभाला काम मास्टर शेर सिंह जी ने, पूनम रती जी ने, एक के काके जिक्र करूं टेम लग गए। इनने विरासत संभाली और विरासत संभाल कर मास्टर जी रिटायर हुए। मैं किसान सभा में काम करने लग गया। मास्टर शेर सिंह बोले मैं खाना करूंगा घर। मैं क्या कहा बोला रिटायरमेंट का। तेरी रिटायरमेंट ने देखा है मास्टर जी गए। मैं आवांगे जुई एक बात की यहाँ पर है ठाला तो रवे नहीं कह तो ताश खेलन लगेगा, कह को धर्मशाला मंदिर बनवाने लगेगा, कह खाप का चौधरी बनेगा। तो ये काम तो करता हो जो तेरे खाना पाते नहीं मास्टर जी। राम राम अपन कट्ठे दिन घने दिन खा लिया। अर्जे तो किसान सभा मान की यहाँ भर दो फिर खाना पे भी आवांगे और बतलावा भी के। यू बोले 5-4 दिन में सोच के बताऊंगा। सोच के बताया, किसान सभा में आया और हरियाणा के अंदर भिवानी जिला वो है मास्टर शेर सिंह ने 15-20 साल मेहनत करके आज 200 करोड़ तो ऊपर मुआवजा भिवानी जिले के अंदर दिलवाने में योगदान दिया भाई। ईब किसान सभा का मैं भी 2 बार प्रधान रह लिया था। मास्टर बलवीर जी आए, मास्टर प्रधान थे। माँ मास्टर जी संभाल लो मोर्चा और बहुत अच्छी बात है मास्टर जी ने मोर्चा संभाल दिया। और अपील भी करके मेरी भी अपील है भाई रिटायर हो आप अच्छा है आप घर ठाले ना बैठियो सेहत ठीक रहेगी। यू बहम सा काट दियो अगली पीढ़ी बदलने लाग रही है। उनका गल संकट के है उनका जिक्र तो करता नहीं। लेकिन एक बात जरूर देखा भाई गामा में अपना जो से आन के हैं इनके भी किसी के छोरे छारी विदेश में जा रहे होंगे नहीं वीजा लगवावा राजी हो जा। बोला करा बोला कनाडा जा रही है। कनाडा है तारी सेवा खातर को नहीं बुलाते, अमेरिका सेवा खातर को नहीं बुलाते। न्यू देख लियो कद बुलावा है बेरा होगा जब बहू का बालक होता हो। बोले इससे सस्ता मजदूर और नहीं पाओगा। एक तो यू ट्रेंड चल रहा है उन छोड़ दिया अपना आलू पन्ना मैंने को भाई बिके वो तो बेरा नहीं आ पाऊँ तो सांस लिकड़ेगा वहाँ भी आवेंगे। और एक ट्रेंड का माम और चल रहा यू भाई कहता ऐसे भाई और साथी विनोद बोला नशा पता भाई के करें हालत या पहुंच की किसान की जमीन खोज ली थी और जिसकी जमीन मां मान्या करता किसान मां पर हमला तो किसान लड़िया जीत गया। वह उस आंदोलन का जिक्र नहीं करना चाहते आप सब ने बेरा है। और ईब न्यू कार दे बोले क्या हत्र कमाओ बोले उलायद खातर ईब ना उलायद बचती है ना जमीन बचती है। सारे गामा में ट्रेंड हो रहा है किला बेच शहर बहर बाजन लाग रहे छोरे बेरा के पूछियो गामा में किले बेच बेच के और विदेशा में जावे हैं। ये देश का क्या नक्शा हो रहा है चंद शब्दा में बताया नहीं जा सकता। मैं तो 2 बात ये फिर दोहराते हुए एक तो इस नारा ने याद रखियो किसी के ऊपर कोई जुल्म हो थोड़ा संघर्ष करना एक बात। दूसरी बात सर्व कर्मचारी संघ में पदों की जाति की धर्म की बात नहीं होया करती। लालसान यहाँ कुर्बानियों का बंटवारा होता है। जो साथी लड़ने वाले हैं आपकी जो टीम बने यू आपका काम ईशाना बनाइयो बढ़िया टीम बनाइयो जो लड़े। और पूरे हरियाणा के अंदर या कंध्या ने तो बड़ी सूत्री बात लग है अच्छी भी है करीबी है कि हरियाणा के अंदर विपक्ष की भूमिका कर्मचारी संघ ने निभाई या सही है बात।
लेकिन गल्ले दूसरे पन्ने भी पढ़ते रही हो। क्या हालत जो हो रही है ना, रोडवेज के ऊपर हमला, आंगनबाड़ी पर हमला, जो क्या किस किस की क्या हालत बना दी। इसके लिए जरूरी है कि हम लड़ाकू और क्रांतिकारी साथियों की अपनी टीम बनावा, जो जात पात से ऊपर हो, जो धर्म से ऊपर हो, व्यक्तिवाद से ऊपर हो, और एक बढ़िया लड़ाई का नक्शा बना के इस हरियाणा ने और इस देश ने बचाने की सोचा। यही कहते हुए लंबी बात ना करते, क्योंकि कई साथी बैठे हैं। भाषण तो भाई ना आज देने का मौका था, ना दिया जा सकता। तो यही कहते हुए होश कहे, क्योंकि हमें देसी आदमी हो रहे हैं, 2 मिनट फालतू लागी। अध्यक्ष मंडल तो भी इस बात की माफी, ये नहीं कहते 8 मिनट कहियो, मैं मेरी तो 10 कर दिया था, मोरा की 5 कर दियो। तो उन तो कहे अपील भाई 5-5 मिनट में। ये शुभकामनाएं कि आप ठोस फैसले यहाँ से लेके जाओगे, हरियाणा की जनता को एक नई दिशा दोगे, ये उम्मीद करते हुए मैं अपने संगठन की तरफ से, अपने तरफ से और तमाम पुराने साथियों की तरफ से आपको क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। 2 नारों के साथ, किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जात धर्म पे बांटने वाली ताकतें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर 4 जन्म की टक्कर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी शोकन जी का, वो पुराने दिन याद करवा दिए तमाम साथियों को। अब मैं अपील करूंगा मास्टर शेर सिंह जी से, वो भी आएँ और अपना संदेश दें। हाँ, टाइम का तो माफ़ी के साथ चाहेंगे सबसे। मंच पर आसीन नेतागण और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए संघर्षशील साथियों और जनशक्ति, मैं भाषण देने के लिए दमाए नहीं। पहली बात तो मैं आपको इस बात का कि क्रांतिकारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी कि जब भी स्टेट के सम्मेलन हो सर्व कर्मचारी संघ के, तो रिटायर्ड प्रधान सेक्रेटरी को स्टेट को जरूर बुलाया जाए। वो प्रथम आपने शुरू किया, उसकी शुरुआत आपने की, उसके लिए आप मुबारकबाद के पात्र हैं। अगली बात ये कहना चाहता हूँ, उठो साथियों, दिन है बदलने वाले, मंजिल पर पहुँच जाते चलने वाले। चल पड़ो इस लाइन पर, जात 2 हैं, एक कमा के खाने वाली और एक लुटने वाली। कमा के खाने वाली को इकट्ठा करने की जरूरत है। उसको जात पात में, धर्म का आधार पर, क्षेत्र का आधार पर, भाषा के आधार पर मत बंटने दे। उसको केवल मात्र कमेरे वर्ग के रूप में रखे, जीत अपनी होगी, टाइम लगेगा। और अगली बात यह कहना चाहता हूँ भाई, मैं चला गया मिर्जपुर गांव में, और बहुत मास्टर है, मेरे ख्याल में हरियाणा में सबसे ज़्यादा मास्टर है। और मैं पूछने लायक गया, पुराने साथी थे, 5 पूछे, 5 मेरे पाए। तुमने न्यू बेरा पढ़ता रहेगा 3 साल 5 है कि पहले मत जीवे कैसे जाए कह लिए। तो यह जरूर प्रथा जारी रखियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उरत जो फैसले लेके जाओ उसको लागू करियो। न्यू नहीं कि मैं प्रधान बनाया, फीत ला ले रहा, अब कोई कमी नहीं। फीत लगती है आपके काम से, काम करके दिखाना है। और कहीं भी किसी का आंदोलन हो उसमें सहयोग देना है। जय एकता, जय संगठन। धन्यवाद मास्टर शेर सिंह जी का। साथियों, एक गाड़ी गेट पे खड़ी है, स्विफ्ट कार है, 1005 नंबर। जिस भी साथी की है वो साथी जाके उसको हटा ले, वो गेट के आगे खड़ी है, उनका सामान आ रहा है। अब मैं अपील करूंगा साथी पूनम चंद रत्ती जी से, वो भी आए और अपना संदेश दें। साथी रत्ती। सम्मान के योग प्रधान जी सुभाष लांबा जी और हमारे बीच में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के
महासचिव श्री ए श्री कुमार जी, सम्मानित मंच और उपस्थित डेलीगेट बहनों और भाइयों, सारी चर्चा जैसे तोड़ कर दिया फूल सिंह शोकन जी ने, शेर सिंह जी ने। मैं आपको एक तो शुभकामनाएं प्रकट करूं और आपके ऊपर, क्योंकि आप काफ़ी देर से काफ़ी गहरे विचार सुन रहे थे और मुझे लगता है कि आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, किसी कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बात ही कहना चाहता हूं कि इस कश्ती को लाए हैं हम तूफ़ान से निकाल के, इस संगठन को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो आज जिन परिस्थितियों में आपका यह सम्मेलन हो रहा है, चुनौतियां, खतरे बहुत ज़्यादा हैं और उसके मुकाबले पे जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं उनकी संख्या पहले के मुकाबले पे कम हुई है और अब उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना है। तो ये सारी परिस्थितियां आपके सामने है, कैसे करें? ये मैं समझता हूं कि आप जो डेलीगेट ऑब्जर्वर यहाँ आए हैं, इनके ऊपर ये सारा निर्भर करता है कि जो साथियों ने चर्चा की है, किसान आंदोलन ने बड़ी एक समझ पैदा की है, संविधान के दायरे में रह के लंबा आंदोलन चलाने की जो है प्रवृत्ति, इसी को बढ़ावा दे के आप बड़ी से बड़ी ताकत को झुका सकते हैं, जो साबित भी हो चुका है। तो मैं ऑल इंडिया के साथियों से भी अपील ही करना चाहता हूं कि पहले देखें, हमने बैंकों में 2-2 दिन की हड़तालें होती हैं और भी हड़तालें होती है। ऑल इंडिया में हम भी जाते रहे, फैसला लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट का, एक 2003 के अंदर तमिलनाडु के कर्मचारी लड़ रहे थे, 12 लाख कर्मचारियों की छटनी थी। सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी कि कर्मचारियों को कोई आप उसको नैतिक और कोई भी उसको सामाजिक अधिकार नहीं है हड़ताल करने का। तो आप लोगों के संगठन ने फैसला लिया था, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने, कि हड़ताल करने का जो हमारा अधिकार है, ये हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए हासिल किया था। इस अधिकार को एक फरमान के जरिए वापस नहीं लिया जा सकता। हम हड़ताल के अधिकार की हड़ताल करके रक्षा करेंगे। 2004 में आपने निर्णय लिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने हड़ताल की थी और वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट अपनी जगह पे, और उसके बाद बहुत सारी हड़तालें हम लोगों ने की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ताकत आप लोगों के पास है, इस ताकत का सदुपयोग करते हुए और आगे बढ़ेंगे। ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जब भी आपके ऊपर कोई कठिनाई आएगी, आंदोलनों में होंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। अगर जो लाठी चलेगी तो लाठी भी खाएंगे और आपकी फिर जो लड़ाई है आपकी, वो हक, सच और इंसाफ की लड़ाई है। आप कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहे। आपने लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र को बचाओ, आपने लिखा है पुरानी पेंशन को बहाल करो, आपने लिखा है ठेका प्रथा को रद्द करो, आपने लिखा है कि जो ये नई स्कीम जारी कर रही है उसको भी बंद कर दो। जो पहले तो अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, वो कौन सी स्कीम आ गई, उस स्कीम को बंद करना चाहिए। ये जेन्युइन मुद्दे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यहां से एक ऐसी आवाज आए कि सरकार को अपने निर्णयों के ऊपर पुनर्विचार करना पड़े और आपकी मांग को मानने के पर मजबूर होना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाली आपकी कमेटी वो और अच्छे निर्णय लेकर आपके हितों की रक्षा करते हुए और आगे बढ़ेगी और आपकी कामयाबी आपको मिलेगी, जीत आपकी होगी। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रति जी का। अब मैं अपील करूंगा साथी आजाद सिंह मलिक, पूर्व राज्य प्रधान। प्रधान जी, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी साथी जी, तमाम पदाधिकारी, नेतागण, मंच पर बैठे तमाम लोग, भाइयों बहनों, क्रांतिकारी साथियों, डेलीगेट्स एंड ऑब्जर्वर्स, बहुत दिनों के बाद स्वास्थ्य कारणों से आपके बीच में आने का मौका मिला है।
लंबी बात नहीं करेंगे, एक ही बात करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ के सम्मेलन की, संघर्ष की शुभकामनाएं देना वो एक रिवाज है, वो हम भी देते हैं, वो जरूरी भी है। लेकिन इससे भी जरूरी है ईमानदारी से संघर्ष करना और ईमानदारी से ड्यूटी करना। मैं जब संगठन में सक्रिय हुआ तब मामूली क्लर्क था हेड ऑफिस में, लेकिन मैं चंडीगढ़ पंचकुला में था, वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए कर रहा था। पढ़ी हो ही गई थी तो हिंदी इंग्लिश साहित्य था, दफ्तर में हिंदी इंग्लिश में लिखने की दफ्तर में ये ज़रूरत पड़ती है। वहाँ 3rd डिवीज़न मैट्रिकुलेट लोग भी क्लर्क लगते थे, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक पहुँचे बैठे थे और काम में बड़ी बाधा रहती थी उनके भाषा ज्ञान की। वो कुछ सिफारशी भी रहे होंगे। तो मुझे क्लर्क होते हुए वो जो ताज़ा मैं पढ़ा था तो असिस्टेंट तक, क्लर्क उससे ऊपर होता था, हमारे उधर एसडीसी, उससे ऊपर होता था असिस्टेंट। असिस्टेंट की ड्यूटी थी और मैं जो काम करता, पढ़ता लिखता, ईमानदारी से लिखता। अब किसी की प्रमोशन है, कन्फर्मेशन है, ले दे के लिखना है तो हेरा फेरी से लिखना है। कंप्लेंट से इंक्वायरी डील करना हेड ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, यही तो चलता है। बड़े बड़े साहब लोग भी आके सैल्यूट मारते थे। फील्ड में जो साहब होते थे वो हेड ऑफिस के असिस्टेंट को भी सैल्यूट करते थे। और हम ईमानदारी से काम करते, एक एक ऐसा मिला, अरे मैं तो तेरा गुआंडी हूँ, और 100-200 रुपये जेब में भी गाल लिया, एक दो ने गाल ले। मैं कहा भाई ये नहीं चलेगा, आगे से मेरे साथ बात करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या, जो सर्व कर्मचारी संघ का आंदोलन आएगा, इसने सीख दे दी। हम वहाँ लड़े ईमानदारी से लड़े। तो पहले हमने डायरेक्टोरेट की एक अलग से यूनियन बना रखी थी, हेड ऑफिस की कह लीजिए, 200-250 लोग थे। फिर पता लगा ये जेपी पांडे के साथ मार्केट कमेटी का क्लास 4 का कर्मचारी लड़ रहा है, साधु राम बंधु के साथ ये फील्ड एसोसिएशन का हमारा मार्केट कमेटी में काम करने वाला फील्ड कर्मचारी जिसे कहते हैं वो भी लड़ रहे। लेकिन हमारे हेडक्वार्टर के लोग कंस्ट्रक्शन विंग में और डिस्ट्रिक्ट और जोनल अफसरों के पास हमारा स्टाफ था, तो हमें सूचना वहाँ से शुद्धि मिली, सर्व कर्मचारी संघ के साथ शिक्षा मिली, ईमानदारी से काम करो, और ईमानदारी से काम करोगे तो संगठन का विकास होगा। अगर वो हेड ऑफिस में पीछे कमाने वाले बाबू हम बढ़ जाते तो फील्ड में संगठन नहीं बनता। तो वो फील्ड में संगठन बने, और 3 संगठन है महकमे में। क्लास 4 का नेतृत्व पांडे कर रहा है, एनफोर्समेंट विंग जो मंडी में खड़ी ड्यूटी देता है, बोली करवाता है, एनफोर्समेंट विंग उसका मुख्य नेता अपने साधु राम बंधु हैं इधर। फिर इन तीनों की भी एकता बनी, वह सर्व कर्मचारी संघ के मार्गदर्शन में बनी, और ऊपर सारी वो बनी। उसी में एक बात ये आ जाती है कि हम सबको अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से करनी चाहिए, तभी हम लोकप्रिय नेता बन पाएंगे। और उसी सीख ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन, मतलब आज़ाद सिंह नेता ना बने, वोटिंग करवाते थे हमें पहले, हर साल वोट करा के नेता, भाई कोई न्यू ना कह दे धक्का बन गया, पीपियाँ रखी जाती थी हेडक्वार्टर में। तो वहाँ दूसरे लोगों को बनाने के लिए पूरी मैनेजमेंट जोर लगाया। लेकिन मैं रिटायरमेंट हो गया, तब तक मुझे दिक्कत नहीं आई वहाँ वोटिंग से भी चुनाव जीतने में। वो ईमानदारी सीखी और जाति धर्म के भेदभाव से बच के रहे, वो भी मुश्किलें आई हैं। संगठन बनाना तो आसान हुआ, और फिर फैसिलिटी, मंडी बोर्ड के कर्मचारी को सरकारी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, सरकारी पेंशन भी नहीं थी। फिर वो मंडी बोर्ड मार्केट कमेटी के कर्मचारी संघर्षों की वजह से बाकी लोगों की भी निरी सुविधाएं बढ़ी। एसके मूवमेंट आंदोलनों की वजह मंडी बोर्ड में इतनी फैसिलिटी मिली, 20% में वो क्या परफॉर्मेंस अलाउंस, बिजली बोर्ड वालों से भी आके निकल के कई फैसिलिटीज में। तो खैर बात लंबी चौड़ी ना करते हुए, आपको संगठन का विकास करना है, इसको विस्तार देना है, बड़ी एकजुटता कायम करनी है, तो वो राजनीतिक चेतना एक जगह, उसके साथ साथ ईमानदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर हम सब अपनी, जहाँ हमारी ड्यूटी है वहाँ
ईमानदारी से काम करेंगे। भ्रष्ट लोगों के गुट मिलते हैं दफ्तरों में, उनके बीच में शामिल ना होके दफ्तर में कार्य प्रणाली को ठीक से करने का कोशिश करेंगे तो आप सब और अच्छे लोकप्रिय नेता बनेंगे। नई कमेटियां बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, विकास होता रहता, बहुत विकास देखा है, हम आगे भी बहुत विकास देखेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। जय एकता, जय संघर्ष, शुभकामनाएं। मेरे पास ले जाना इसे, इधर आप पीछे। कोई नहीं, आ जाओ। धन्यवाद आजाद सिंह मलिक जी का। अब मैं अपील करूंगा पूर्व महासचिव साथी सत्यपाल सिवाज जी से। आदर के योग्य अध्यक्ष जी, साथी ए श्री कुमार जी और मंच पर विराजमान अन्य नेतागण और डेलीगेट साथियों, अन्य अतिथिगण, बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं, मैं किसी भी एक बात को दोहराना नहीं चाहूँगा और बहुत संक्षेप में 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। हमारे बीच में इस मंच पे 3 तो ऐसी विभूतियाँ बैठी हैं जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की स्थापना जब हुई उस 11 सदस्यीय एक्शन कमेटी के सदस्य थे। साथी फूल सिंह शोकन, मास्टर शेर सिंह और बाबूराम गुप्ता जी, और कई ऐसे साथी जो मौजूद हैं। बनवारी लाल बिश्नोई जी नहीं आ पाए, अस्वस्थ हैं ज़्यादा, और बाकी एक साथी जिनके नाम पे इस सम्मेलन को हम सम्मेलन स्थल का नाम रखा है RC जग्गा, वो हमारे बीच नहीं रहे। बाकी तमाम साथी जो सेवानिवृत्त हो चुके और अब तक जिन्होंने अलग अलग समय पे आंदोलन का नेतृत्व किया वो यहाँ मौजूद हैं। उनके अलावा बड़ी संख्या में ऐसी रैंक एंड फाइल के लोग हैं जो 87 से लेकर अब तक लगातार कर्मचारी आंदोलन की अगुवाई करते रहे हैं। आपके पास अनुभव हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं केवल एक बात याद दिलाना चाहूँगा, जब 1986-87 की लड़ाई में साथी फूल सिंह शोकन किसी भी मंच से बोलते थे तो एक बात दोहराते थे हमेशा, हर भाषण में, सर्व कर्मचारी संघ जो कहता है वो करता है और जो कर सकता है उतना ही कहता है। आज हमारे सामने एक ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, हालात बदले हुए हैं, 87 जैसे नहीं हैं। 1991 से नई उदारीकरण की नीतियां लागू होने के बाद, और उसका भी अब तीसरा फेज पूरा हो चुका, उसके बारे में साथी जय भगवान बहुत कुछ कह चुके। नव उदारीकरण के इस दौर में हालात बदले हुए हैं। सरकार जनता के लिए काम नहीं करती, सरकार कॉरपोरेट और कम्युनल फोर्सेस की है। सांप्रदायिक और बड़ी पूंजीपति ताकतों का सत्ता पे कब्जा है। पूरे संसाधन, तमाम उत्पादन के संसाधन, जमीन, खान, कारखाने, सर्विसेज, तमाम के तमाम अंबानी अडानियों के लिए हैं और जनता उनके खिलाफ बगावत ना करे, उनको जात पे, धर्म पे, मंदिर पे और किसी संकीर्ण मुद्दे पे लड़ाने की रणनीति है, उसके आधार पे उनको वोट मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा यहां से कि जीवन एक हकीकत है, रोटी एक हकीकत है, रोजगार एक हकीकत है, शिक्षा एक हकीकत है। बहुत देर तक लोग अब समझ चुके हैं, निराशा का माहौल नहीं है, हमले बड़े हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन माहौल निराशा का नहीं है। पाप का घड़ा भर चुका है और उसको फोड़ने का उत्तरदायित्व वो कर्मचारी आंदोलन के हाथ में है। क्यों है? इसलिए नहीं कि कर्मचारियों के अपने आप में एक बड़ी ताकत है, बल्कि इसलिए है कि ये एक संगठित जमात है। उसको लोग अलग अलग शब्दों में बोलते हैं,
कि सर्व कर्मचारी संघ ने विपक्ष की भूमिका निभाई है। विपक्ष की भूमिका तो विपक्ष ही निभा सकता है। सर्व कर्मचारी संघ ने हरियाणा में ऐसे दौर में जब राजनीतिक ताकतें संघर्ष के मंच से गायब थी, तब लड़ाई का एक झंडा, एकजुटता का एक नक्शा और कुर्बानियों का एक नक्शा पेश किया। आज उसकी जरूरत है। साथी बलबीर सिंह ने इशारा किया, हम सब उसमें शामिल थे। हमने भी किसान आंदोलन के कार्यकर्ता की तरह 1 साल 1 महीना पूरा डट के काम किया। उसका अनुभव क्या है कि ये सत्ता केवल बीजेपी पार्टी की बात नहीं है, आरएसएस की बात नहीं है, ये कॉरपोरेट और कम्युनल गठबंधन की सत्ता अपनी लूट को कायम रखने के लिए, तमाम संपत्तियां पूंजीपतियों को स्थानांतरित करने के लिए, उसमें कोई अवरोध ना आए, लोगों को आपस में लड़ाती है। वो तजर्बा किसान आंदोलन में क्या हुआ कि जात पात या कोई भी संकीर्ण नारा, उसको पीछे धकेलो, एकता को बनाए रखो। और लूट का सारा चरित्र, इसका असली चेहरा, इसका राजनीतिक चेहरा कि जो नीतियां चल रही हैं उनके पीछे पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है। बहुत लोग कहते थे जब ये शुरू किया आंदोलन कि कर्मचारी आंदोलन का राजनीति से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, किसान आंदोलन का राजनीति से वास्ता नहीं होना चाहिए, छात्रों का राजनीति से वास्ता होना नहीं चाहिए। तब हमने हमारे मंच से बोला था, सर्व कर्मचारी संघ के मंच से, कि हम इस देश के नागरिक हैं। जो राजनीति हमारी जिंदगी के फैसले करती है, उस राजनीति का वर्ग चरित्र क्या है, वो हमारे हक में है कि वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में है। ये जागरूकता, ये चेतना, ये समझ खुद हासिल करना और इस समझ से बाकी जनता को अवगत कराना। अगर ये नहीं करेंगे तो आप लड़ेंगे कैसे? लड़ नहीं सकते, वो निरर्थक बात है। अगर ये राजनीति है, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है सर्व कर्मचारी संघ, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के, राजनीतिक शक्तियों के वर्ग चरित्र को समझना अगर राजनीति है, तो मैं आज फिर इस मंच से दोहराना चाहता हूं कि सर्व कर्मचारी संघ को वो राजनीति हमेशा करनी चाहिए और वो राजनीति हम हमेशा करेंगे। तभी हम अपनी लड़ाई के मुद्दे, अपनी लड़ाई की दिशा तय कर सकते हैं। और मैं पुनः अपनी एक बात कहते हुए कि अब खास मौका है, बहुत खास मौका है। मैंने बोला था पाप का घड़ा भर चुका, मतलब क्या कि जनता समझ चुकी कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं, इनकी लफाजी ये शुगर कोटेड गोली नहीं है, ये जहर की पुड़िया है। और उसको बेनकाब करने का काम सबसे जरूरी क्या है कि हम पूरी जनता को एकताबद्ध करें। कोई गांव ऐसा नहीं है वहाँ कोई चौकीदार है, कोई मजदूर है, कोई आशा वर्कर है, कोई आंगनबाड़ी है, कोई पटवारी है, कोई शिक्षक है, कोई दूसरा कर्मचारी है। हम सब जगह हैं। और पूरे देश में जो नेतृत्व दूसरे जनमोर्चों को और हमारे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ को करना है, हरियाणा में वो काम हमको करना है। वो काम करना है अपनी लड़ाई की दिशा। अभी आप 3 दिन विमर्श करेंगे। मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं, इस 3 दिन के विमर्श में यहां से एक उत्साह का संदेश निकलना चाहिए। यहां से वो संदेश निकलना चाहिए कि आने वाले कुछ महीनों में हरियाणा के पटल पे, हरियाणा के कर्मचारी आंदोलन की पहल पे हम पूरे मजदूर, किसान और दूसरे तबकों को, खासकर युवाओं को, बेरोजगारों को, सबको संगठित करते हुए एक ऐसी परिस्थिति सरकार के सामने पैदा कर देंगे कि वो लोगों के मुद्दों को इग्नोर ना कर सके। आप डिटेल में जाएंगे, मैं किसी मांग मुद्दे की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि अगर ये आह्वान हमारे मन से आता है और उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप दिन में अपनी ड्यूटी पे, कार्य छुट्टी के बाद अपने कार्यकर्ताओं की शिक्षा और उसके बाद रात को
किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, किसी गांव में जाके छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकें आप फिजा बदल सकते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो फिजा बदलेगी। और जो साथी पूनमरती ने अभी आह्वान किया, लड़ेंगे जीतेंगे, इस नारे के साथ मैं आपको शुभकामना देते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि ऐसा ठोस कार्यक्रम इस सम्मेलन से उभरेगा, अपनी बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। एक नारा बोलेंगे, आवाज दो, आवाज दो, दुनिया भर के मेहनत कसो। धन्यवाद सर। धन्यवाद शिवाज साहब का। अब मैं अपील करूंगा सर्व कर्मचारी संघ के संस्थापक सदस्यों में साथी बाबूराम जी गुप्ता, वो आए, वो भी अपना संदेश दें। इंकलाब जिंदाबाद। आदरणीय संघ के अध्यक्ष लामा साहब और साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र पहुंचने पर। और मैं विशेष रूप से अपने आदरणीय लामा साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने और उनकी कार्यकारिणी ने कुरुक्षेत्र में ये अधिवेशन रखने का जो फैसला निर्णय लिया, उसके द्वारा हम आज अपने कुछ पुराने साथियों को दर्शन हो सके और आप सब लोगों से मिल सका। मेरे पुराने साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं शायद हमें जीवन में कभी नहीं मिलते, क्योंकि मैं कुछ अपने आखिरी पड़ाव से में अब गुजर रहा हूँ। हमारे सर्वप्रथम जो हमारे प्रधान बने, जब हमने इसकी संघर्ष की रूपरेखा रखी आज से 36 वर्ष पहले 14 दिसंबर को रोड धर्मशाला करनाल में, उस समय के हमारे साथी आज जो मिले हैं और जो हमारे साथी 11 आदमी थे, उनमें से हमारे प्रथम प्रधान श्री फूल सिंह सेवकन हमारे सामने बैठे हुए। हमारे दूसरे साथी जो हैं मास्टर शेर सिंह जी बैठे हुए हैं। हमारे साथी पूनम रत्ती बाद में हमारे साथ जुड़े, और श्री सतपाल सिवाज, ये हमारे साथ शुरू से उस दिन धर्मशाला में थे, लेकिन वो 11 मेंबर सदस्य में शामिल नहीं हुए थे। तो मैं आज आपके सामने, जिस समय हम नाजुक दौर, बहुत समय बहुत कम है, हम बहुत बातें करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन मैं कुछ बातें ज़रूर बताऊंगा। उस समय बड़े नाजुक दौर से हम चल रहे थे, जब हमारी सारे हरियाणा के कर्मचारियों ने मदद की और काली कमली जो बात थी, उनका पार्क कहते हैं, वहाँ पर रैली की। हम जेल में थे, 86 दिन की हड़ताल हमारी चल चुकी थी और हम वहाँ से निकले उसी के कारण। और हमारा समझौता हुआ 2 दिसंबर को मैं निकला 86 में, और 14 दिसंबर को इसका गठन किया। और उस समय इतने नाजुक दौर में हमारे ये जो प्रथम जो हमारे प्रधान थे श्री फूल सिंह सेवकन, इनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा संघर्ष चला, बहुत ही चला। 86 खत्म हुआ, 87 में तो भिड़त थी, कहाँ बिल्कुल सरकार के सामने आमने सामने थी। हमारे ये प्रधान सेवकन जी आमरण अनशन पर बैठे चंडीगढ़ में, टकराहट हुई सरकार के साथ, और वो सारे दौरों को पार करते हुए हम आगे बढ़े। मास्टर जी हमारे साथ थे, हम चलते रहे और लोगों को जोड़ते रहे। हम अपने सेवकन साहब के त्याग, तपस्या और बलिदान को नहीं भूल सकते। उन संघर्षों के दौर में ही हमारे प्रधान ये थे, इनके छोटे भाई की राजनीतिक हत्या कर दी गई।
ये उसमें नहीं डगमगाए। विचारधारा तो किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये हत्याओं का दौर चल जाए, आदमी कांप जाता है जिसके छोटे भाई की हत्या कर दी जाए। ये हमारे प्रधान थे, लेकिन ये डगमगाए नहीं, ये उसी प्रकार से कार्यभार संभालते रहे। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की बलिदान और उसके त्याग और तपस्या को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं। हम ऐसे व्यक्ति के साहस और त्याग और तपस्या के प्रति हम बड़ा सादर नमन और प्रणाम करते हैं कि हमारी यही भावना हमारे सभी समस्त कर्मचारियों के बीच में होनी चाहिए। आप सब लोग में इतनी ताकत है, हम आपको बताना चाहते हैं, ऐसा कोई कानून में काला कानून नहीं है जो हम लोगों पे ना लगे हों। चाहे देशद्रोह का मामला हो, 311 2ABC तो 50 बार लग करके डिसमिस हो करके हम देखिए आपके सामने खड़े हैं। देशद्रोह का मामला लगा हमारे ऊपर, हम देखिए आपके सामने खड़े हैं। सब कुछ है, केवल साहस और हमेशा और निराशा और हताशा को त्याग दो। आप लोग, आप लोगों में इतनी ताकत है कि आप हवाओं के रुख को मोड़ सकते हो, पहाड़ का सीना चीर करके उसमें रास्ता बना सकते हो, दरियाओं के बहाव को रोक सकते हो। आप अपनी ताकत को पहचानो। और जो ट्रेड यूनियन शक्तिशाली होती है वही सरकार को झुका सकती है। हमने सरकार को मिल करके जो साथी बैठे हैं पुराने झुकाया है। हमने बड़े बड़े तानाशाहों को झुका दिया, बड़े बड़े सौदागरों को। हमारे सेवकन साहब कहते थे वो खरीद नहीं सके। बड़े बड़े सौदागर यहाँ पर बने हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े तानाशाह झुका दिए गए, तो आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते थे। चौधरी बंसीलाल का तो नाम सुना होगा, टक्कर ली गई, महाभयंकर टक्कर ली गई। और हमारा उनका तो ऐसा बैर था कि 36 का आंकड़ा था मेरा उनका। वो तो बाद में भी जब वो दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने और मैं कंट्रोलर था, मैंने कहा ले भाई मेरा कमाल हो गया, अब तो मैं गया। वो फिर बन गए थे 10 साल के बाद। अब वो यहाँ आए, कहने वो काला लाला जिंदा है कि मर गया? कहे नहीं, अभी जिंदा है। वो जब तक जीवित रहे भूले नहीं। तो मैं आप अपने पुराने साथियों को मत भूलना। आज जो याद किया उसके लिए लामा साहब सचमुच मैं आप और आपके कार्यकारिणी का आभारी हूँ। आप लोगों ने हमें मिला दिया और मैं आपका आभार वक्त एक नारा लगाऊंगा, इनकलाब जिंदाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत बढ़िया भाई, मैं एक बात भूल गया। एक हमारे कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सफाई की उन्होंने संस्था गठित की थी। वो हैं एडवोकेट है प्रोफेशन में, श्री रमेश्वर चले गए हों या यहाँ बैठे होंगे तो वो खड़े होकर शक्ल दिखा दें अगर हैं कहीं। नहीं, वो चले गए होंगे शायद। हाँ, चले गए। वो उन्होंने बड़ा आपके साथ दिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी का। अब साथी भीम सिंह सैनी जी, जो कि संस्थापक सदस्यों में भी एक साथी हमारे रहे हैं, वो भी अपना संदेश संक्षिप्त में दें। आज के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री लांबा जी, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑल इंडिया फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और सम्मानित मंच, सम्मेलन में शामिल बहनों और भाइयों, बहुत सारी बातें आपकी जानकारी में हैं,
मैं उनको दोहराने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इम्तिहान से पहले कोई भी शोधार्थी या विद्यार्थी रिवीजन करता है अपने ज्ञान को, तो मैं एक दो बातें उसके निमित्त करूँगा। हमारा जो आंदोलन है, जो मैं समझ पाया हूँ, आप सभी साथी नेतृत्वकारी भूमिका में हैं अपने अपने संगठन में। अनुभव मेरा ये कहता है कि अगर हम संगठन के सभी प्रकार के अनुशासन का पालन करें, संगठन की एकता बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें और निराशा में भी किसी साथी को ऐसे शब्द ना दोहराएं जिससे हम संगठन की ओर उसका दरवाज़ा खुले ही ना, यानी प्यार पेश से ही उसका मन जीतकर अपनी एकता का निर्माण करना। तीसरी बात, महिलाएं समाज का 50% हिस्सा हैं लगभग। किसी भी संघर्ष की जीत का जो श्रेय जाता है वो दो चीज़ों को जाता है अनुशासन के अलावा। एक तो जनता के प्रति उस संघर्ष की क्या भावना है, जनता का सहयोग उसे मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, महिलाओं की हिस्सेदारी आंदोलन में। इसमें जहां महिलाओं की जिम्मेदारी है वहाँ पुरुषों की भी जिम्मेदारी है, ताकि हमारा व्यवहार ऐसा हो उनके प्रति कि वो निसंकोच आंदोलन में प्रेरित हों। तो फिर संघर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाएगा। लेन देन का एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। आखिर में अपने देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जो साइंसदान हैं, वो रिटायर होके एक इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल के एंकर को। उस एंकर ने उनसे पूछ लिया कि ये जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो काली घटाएं हमारे देश में छाई हुई हैं, इनका निराकरण संभव है क्या? उनका संक्षेप में कहना ये था, उसकी निष्कर्ष बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि डाइवर्सिटी में यूनिटी जो हमारे देश में है, भिन्न भिन्न तरह की बोलियाँ हैं, भाषाएं हैं, जात पात है, धर्म कई तरह के हैं, फिर भी हम एक देश हैं। तो उन्होंने कहा कि इस डाइवर्सिटी के होते हुए भी, भिन्नता के होते हुए भी हमारी सांझी विरासत है आज़ादी के आंदोलन में, साझा बलिदान और साझी विरासत, सोच समझ। तो हर जात में, हर धर्म में आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मशाल लेके सड़क पे घूमने के लिए तैयार हैं, और कोई भी हमारे देश और जनता का दुश्मन उनसे पार नहीं पा सकता। इतनी बात कहकर ही मैं आपके सामने इम्तिहान से पहले जो आने वाले इम्तिहान हैं हमारे, उनके लिए रिवीजन की मैंने अपील की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सैनी साहब का। अब मैं अपील करूंगा, इस खुले सेशन के अंतिम हमारे वक्ता हैं जिनका शुभकामना संदेश है, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा से मास्टर जरनैल सिंह जी, वो आए और अपना संदेश दें। साथी जरनैल सिंह। आदरणीय सर्व कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष
सुभाष लांबा जी, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव एस श्री कुमार जी, मंच पर विराजमान मेरे से बड़े भी और मेरे साथ काम करने वाले सर्व कर्मचारी संघ के नेतागण और सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से मैं इस सर्व कर्मचारी संघ के सम्मेलन को शुभकामनाएं देता हूं और ये कहना चाहता हूं, और मुझे खुशी भी है, गर्व भी है कि मैं इस सर्व कर्मचारी संघ का हिस्सा रहा हूं। अलग अलग पदों पे मैंने काम किया है और काम करते हुए अनुभव जो हुए वो अनुभव यही हुए कि मिल के लड़े, सरकार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, और यदि बंटे रहेंगे तो सरकार हमें बख्शेगी नहीं। हमने जेलें देखी, टर्मिनेशन देखे और पुलिस दमन भी देखे, लाठियां भी खाई। तो आज सर्व कर्मचारी संघ के सामने ये सवाल है कि भैया लाठियां भी खा ली, जेलें भी देख ली, ये कब तक ऐसा चलेगा? क्योंकि जो सरकारें हमने बदली, मैं बदली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों की, सर्व कर्मचारी संघ की और रिटायर्ड कर्मचारी संघ की लगातार भूमिका रही है। आप किसान से, मजदूर से, जनता का हिस्सा हो और उस जनता के दुख दर्द में सर्व कर्मचारी संघ भी और रिटायर्ड कर्मचारी संघ भी खड़ा है। तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए हमें ये तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि संसद में जो लोग पहुंच गए वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो कानून बनाने की जगह पहुंच गए और हमारे ऊपर कानून बना रहे हैं, जो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस देश के संसाधन बनाने वाले आप लोग कर्मचारी और मजदूर, कानून बनाने वाले लोग वो हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनका बनाने में योगदान नहीं है, तोड़ने में योगदान है। तो इसलिए यह लड़ाई रिटायर कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ और जनता भी, किसान मोर्चा भी हमारे बीच में बैठा है, ये लड़ाई मिलकर हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। अन्यथा ये लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम लड़ते लड़ते रिटायर हो लिए, आप भी लड़ते लड़ते ऐसे रिटायर होते जाओगे, तो ये लड़ाई का खात्मा कैसे होगा? ये संघर्ष, ये लड़ाई हमें ख़त्म करनी पड़ेगी बदलाव करके, और वो बदलाव तभी होगा जब जो ये बोलते हैं ना ऊपर, उस बोल को समझना होगा। क्या बोलते हैं? इतना बड़ा देश में मतलब ये कत्लेआम छिड़ा हुआ है, बुलडोजर चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल देते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अरे ये एक्ट ऑफ फ्रॉड ही तो पहुंच गया, ये फ्रॉड ही हमने हटाना होगा, और उस फ्रॉड को हटाने के लिए रिटायर कर्मचारी संघ और कर्मचारी और मिलकर हम सब इस एक्ट ऑफ फ्रॉड को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, भाई हमारा भला होने वाला नहीं है। तो मैं पुनः रिटायर कर्मचारी संघ की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि रिटायर कर्मचारी संघ पहले ही शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, जहाँ तक हमारी समस्याएं, मांगे हैं, उनको लेकर तो हम लगे हुए हैं। सर्व कर्मचारी संघ भी हमारी मांगे उठा रहा है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लगातार रिटायर कर्मचारी संघ ने अभियान चलाया हुआ है। और मैं अपील करूंगा सर्व कर्मचारी संघ के साथियों से कि भाई यदि शिक्षा के अभियान में ना जुड़े ना, तो फिर आपको कौन सी शिक्षा मिलेगी? वह शिक्षा मिलेगी जैसे पिंजरे में बंद तोता है और उस तोते को जो सिखाया जाता है वो तोता वही बोलता है, और तोता वो बोलेगा जो मालिक कहेगा। इसलिए तोते नहीं बनना, ये पिंजरा तोड़ना है। जो पिंजरा चारों तरफ हमारे, चाहे वो धर्म का है, चाहे वो जात का है, इस पिंजरे को तोड़े बगैर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसी अपील के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और जय एकता और जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। ये हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी हैं, कामरेड रामकिशन। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
धन्यवाद साथियों का। अब मैं अपील करूंगा इस सेशन के अध्यक्ष साथी सुभाष लांबा जी से, वो अपनी बात करें। साथियों, मैं आपके बीच में और लंच के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज हमें इस बात का एक बार फिर एहसास हमारे पूर्वजों ने दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। इस बात का एहसास दोबारा से फिर और हौसला भी मिला है। हौसला इस बात को लेकर मिला, आगे जो अनुभव हैं वो उन्होंने साझा किए हैं। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का जो इतिहास है, कुर्बानियों का जो इतिहास है, ये जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, 42 दिन, 46 दिन, 44 दिन भूख हड़ताल की है, शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसके ऊपर ये हमारा सर्व कर्मचारी संघ खड़ा हुआ है। तो मैं सबको एक बार फिर कॉमरेड जय भगवान, जो CITU के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ ही मान सिंह जो कुंठिया के भी लंबे समय तक प्रधान रहे हैं, रिसेप्शन कमेटी के भी हमारे प्रधान हैं, मास्टर शेर सिंह जी, पूनम चंद्र रत्ती जी, आज़ाद सिंह मलिक बीमार थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही बातचीत की तो पूरे परिवार के सहित वो यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही सत्यपाल शिवाज जी, मास्टर बलबीर सिंह जी, कॉमरेड रामकिशन और बाबूलाल गुप्ता जी, स्वास्थ्य उनका भी ठीक नहीं था, लेकिन हमने कहा कि आना है तो छोड़ कर के आए हैं। लेकिन हमें दुख है थोड़ा सा कि बनवारीलाल बिश्नोई जी, वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है और ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब खाना भी छूटा हुआ है, तो गाड़ी भी गई थी लेकिन वो आ नहीं पाए हैं। तो तमाम हमारे जो साथी हैं उन सब का, बाबूराम गुप्ता जी, भीम सिंह जी जो संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इस सब का पूरे प्रदेश के कर्मचारियों की तरफ से, राज्य कार्यकारिणी की तरफ से मैं एक बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और अब ये डेलीगेट सेशन शुरू होगा तो बगैर डेलीगेट कार्ड के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले अपना जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करा ले, और उसके बाद यहाँ गेट पर साथी होंगे। ऐसा ना हो कि कोई ये कहे मेरे को क्यों नहीं अंदर जाने दे रहा, तो डेलीगेट जो होगा वो ही अंदर प्रवेश करेगा। और इसके साथ ही जो अब लंच का टाइम है और 1 घंटा हम देरी से चल रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी लंच कर लें। और हम 3:30 का टाइम था, लेकिन 3:45 तक वापस आ जाएं। और जो केंद्रीय कमेटी के हमारे साथी हैं उनसे आग्रह है कि वो स्टेज पर आ जाएं। एक बार फिर सभी साथियों को धन्यवाद करते हुए इस सेशन का यहीं समाप्त किया जाता है। आप